हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे 7500 बुक का डिस्कशन और इसमें टोटल 150 प्रैक्टिस सेट है, जिसका हम यह सेट नंबर 16 का डिस्कशन देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में कौन थे। तो इसका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। और जानते हैं कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है। ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है आर्टिकल 40, जो कि इसमें है डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना एक कार्यक्रम है जिसका मकसद क्या है, तो ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इस योजना के तहत हर सांसद एक गांव पंचायत को गोद लेगा और उस गांव की समग्र प्रगति के लिए काम करेगा। और इस योजना के कुछ खास पहलू है, जैसे कि इसका मकसद है ग्रामीणों को विकल्प चुनने में सशक्त बनाना है और ग्रामीणों को राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति, एकता और आत्मविश्वास जैसी भावनाओं को प्रोत्साहित भी करना है। और इस गांव में बुनियादी ढांचे के विकास के रूप में भी सामाजिक विकास पर भी ध्यान देगा। और इसको जानते हैं कि एमपी लैड्स एक स्कीम आता है, एमपी लैड्स यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम आता है। कब आता है ये 23 दिसंबर 1993 को आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 5 करोड़ का फंडिंग दिया जाता है, 2.5 करोड़ का 2 शिफ्ट में दिया जाता है। कितना, तो 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है एक एमपी को। एक एमपी मतलब कि कह सकते हैं एक लोकसभा का एमपी यदि है, एक लोकसभा का एमपी है, तो इसको क्या मिलेगा, तो इसको 5 करोड़ मिलेगा, जो अपने लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में ही ये डेवलपमेंट का कार्य करेगा। और ये किसके थ्रू, तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू कराएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, राज्यसभा का एमपी होता है। तो जिस राज्य से वो सिलेक्ट होकर इलेक्ट करके नियुक्त करके गया है, जैसे कि जानते हैं कि राज्यसभा का जो एमपी होता है उसका इलेक्शन कैसे होता है, तो जो विधानसभा के एमएलए होता है, विधायक होता है, वही चुनाव करके राज्यों से इसको राज्यसभा का एमपी बनाता है। तो राज्यसभा का एमपी होता है क्या, तो पूरे स्टेट में कहीं भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दे सकता है। और किसके थ्रू, तो ये डिस्ट्रिक्ट या मजिस्ट्रेट के थ्रू काम करा सकता है। ठीक है, और यदि बात सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, यानी कि नामित सदस्य होते हैं, वो क्या करा सकते हैं कि नामित वाले पूरे देश में कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट को ये आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। भारतीय राजनीति के विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी का आदर्शवादी चरण किसको माना जाता है, तो किस चरण को, तो ये नेहरू युग को माना जाता है। तो जानते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं नेहरू, और ये प्रधानमंत्री के साथ साथ ये विदेश मंत्रालय भी अपने पास ही रखते हैं। और भारत की विदेश नीति का उद्देश्य क्या रहा, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, साम्राज्यवाद यानी कि इम्पेरियलिज्म का विरोध करना, रंगभेद नीति के खिलाफ खड़ा होना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण और राजनीतिक समाधान का प्रचार करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी कि म्यूचुअल ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, और गुट निरपेक्ष यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट को बढ़ावा देना और गैर प्रतिबद्ध रहना है। और तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड, एक जानते हैं कि 2 वर्ल्ड होता है, एक कैपिटल वर्ल्ड कैपिटलिस्ट मार्केट यानी पूंजीपति वाला जो अमेरिका के द्वारा लीड किया जा रहा था, और दूसरा वर्ल्ड क्या होता है, तो एक सोशलिज्म यानी कि समाजवादी विचारधारा का होता है, जो किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, तो ये यूएसएसआर के द्वारा। और ये फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड, इसी के दोनों के बीच में क्या चल रहा था, तो कोल्ड वार चल रहा था, यानी कि शीतगृह युद्ध चल रहा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वाधान में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में निर्णायक और गतिशील भूमिका निभाई थी, जिस कारण से इनको कहा जाता है भारत की विदेश नीति का मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू ने 7 सितंबर 1946 को नई दिल्ली से एक प्रसारण में बुनियादी नीति की रूपरेखा तैयार की, जिसमें उन्होंने कुछ विदेश नीति लक्ष्य निर्धारित किए थे। और इसी में 1854 में, कब, 1854 में पंचशील देते हैं, क्या, पंचशील का सिद्धांत देते हैं, 1854 में। और किसके बीच ये साइन किया गया था, तो इंडिया और चाइना के बीच में साइन किया गया था, भारत और चीन के बीच में ये, हाँ ठीक है, पंचशील भारत और ये 1954 में हुआ था। कब, 1954 में किया गया था। पंचशील भारत और चीन के बीच में ये किया गया था संधि। ठीक है, और इसी के बाद जानते हैं कि 1962 में चाइना अटैक करता है इंडिया पे, 1962 में, जिस कारण से गांधी जी के जो पंचशील सिद्धांत थे इसकी काफ़ी आलोचना भी देखने को मिलती है, और ये इसके लिए काफ़ी परेशान भी हुए थे। इन लक्ष्यों में क्या शामिल है कि उपनिवेशवाद और नस्लवाद का अंत करना, सत्ता गुटों से स्वतंत्रता, और चीन और एशियाई पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंध को मजबूत करना।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था। तो जानते हैं कि लोकपाल सबसे पहला बनता है कब? 1809 में बनता है। कहाँ पे? तो ये स्वीडन में बनता है। कहाँ? स्वीडन। ठीक है, स्वीडन में बनता है। और कह रहा है संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? तो यह चौथी लोकसभा के कार्यकाल में रखा गया था। जानते हैं कि पहली लोकसभा के कार्यकाल कब होता है? तो पहली लोकसभा कब इलेक्ट होती है? तो ये 17 अप्रैल 1952 को इसकी पहली मीटिंग होती है। 17 अप्रैल 1952 को होती है। और इसके बाद ये मुख्य रूप से जब कार्य करना स्टार्ट करते हैं तो कब से करता है? तो ये 13 मई 1952 से 13 मई 1952 से लोकसभा कार्य करती है। और जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की जो स्थापना होती है किसके थ्रू होती है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा क्या होती है? तो ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट की जाती है, यानी द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, याद रखना द्विसदनीय व्यवस्था कब से आता है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा कब से? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा होता है और जिसे क्या बोलते हैं? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक आया था चौथी लोकसभा के कार्यकाल में। और यह विधेयक कब पेश किया गया था? तो 1968 में। क्वेश्चन पूछा गया है कि कब यह पेश किया गया था? 1968 में। और इस बिल को एडवोकेट शांति भूषण ने पेश किया था। हालांकि यह विधेयक लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा के द्वारा ये पास नहीं किया जा सका था। और लोकपाल संस्था की बात करते हैं तो इसकी अवधारणा को पहली बार साल 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री रहे उस समय अशोक कुमार सेन के द्वारा संसद में पेश किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त शब्दों का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर LM सिंघवी ने किया था। कब? 1963 में किया था। यह गठन हुआ था 1963 में इस शब्द का। ठीक है, कब? 1963 में। साल 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त, देखिए लोकपाल क्या होता है? केंद्र स्तर पे भ्रष्टाचार के संबंधी जांच करता है। और लोकायुक्त क्या होता है? तो राज्य स्तर पे एक अधिकारी होते हैं जो जांच करते हैं। इस अधिनियम को 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ। किसके प्रयासों से? तो अन्ना हजारे के प्रयास से किया गया था। लोकपाल भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी है और यह केंद्र सरकार के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जाँच करती है। यहाँ तक कि यह प्रधानमंत्री के भी कुछ कर्तव्यों को छोड़ करके उसका भी जांच करती है भ्रष्टाचार से यदि वो लिप्त होते हैं तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि स्थगन प्रस्ताव, इसे क्या कहते हैं? एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं। एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं। कह रहा है स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसमें टोटल 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है समर्थन की। तो भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव पारित होने के लिए स्पीकर और 50 अन्य सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। और इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसे पेश करने की आज़ादी नहीं दी गई है, अनुमति नहीं दी गई है। राज्यसभा में ये पेश नहीं किया जा सकता है, इसको याद रखना है। स्थगन प्रस्ताव संसद के चल रहे कामकाज को रोककर किसी अहम यानी इंपॉर्टेंस कुछ कार्य आ गया उसके बारे में ये चर्चा करती है। स्थगन प्रस्ताव सदन के सामान्य कामकाज को बाधित करने वाला असाधारण प्रस्ताव होता है। और स्थगन प्रस्ताव में सरकार की निंदा का भी ये तत्व होता है, इसमें निंदा भी की जाती है। यह इस पर चर्चा कम से कम कितने 2 घंटे और 30 मिनट तक होनी चाहिए, नहीं 2.5 घंटे तक का ये सेशन होता है। इसके तहत जिस मामले पर चर्चा की जाएगी वह क्या होता है? ये निश्चित होता है कि किस मामले पे, यानी कि जब अर्जेंट कुछ मैटर होता है उस पर ही चर्चा की जाती है। किसी ऐसे मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती जो सदन में पहले से चल रहा हो। स्थगन प्रस्ताव के तहत किसी ऐसे मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती जिसका संबंध किससे हो? तो विशेषाधिकार से हो। और विशेषाधिकार का चर्चा जानते हैं कि इसमें दिया गया है आर्टिकल 105 में दिया गया है। ठीक है, ये प्रिविलेज दिया जाता है पार्लियामेंट मेंबर्स को। स्थगन प्रस्ताव के तहत न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं कि भारतीय न्यायिक प्रणाली यानी इंडियन जुडिशियल सिस्टम में एक रिट जारी किया जाता है जैसे हाईवेस कॉर्पस। जैसे आर्टिकल 32 के थ्रू क्या होता है? तो आप फंडामेंटल राइट का यदि आपका उल्लंघन होता है तो आप जा सकते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यदि आर्टिकल 226 के थ्रू कहाँ जा सकते हैं? तो ये हाई कोर्ट जा सकते हैं यदि आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो देख सकते हैं कह रहा है कि हाईवेस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा, यानी कि आपको 24 घंटे के अंदर यदि कोई गिरफ्तार करता है या किडनैपिंग करता है तो आदेश के देता है कौन? तो एक कोर्ट आदेश देता है कि आपको है 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़ करके आपको नियरेस्ट न्यायालय में आपको प्रेजेंट करना है उस व्यक्ति को जिसको आपने गिरफ्तार किया है।
यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे रीट होते हैं, 5 तरह के रीट्स होते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का रीट होता है, सुप्रीम कोर्ट का रीट जारी करने का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो किससे कम होता है, तो हाई कोर्ट से कम होता है। यानी हाई कोर्ट का ज़्यादा होता है किसका, रीट ज्यूरिसडिक्शन पावर। रीट ज्यूरिसडिक्शन पावर किसका ज़्यादा होता है, तो हाई कोर्ट का होता है, रीट ज्यूरिसडिक्शन पावर। ठीक है, यानी कि क्या, तो रीट का कार्यक्षेत्र कहाँ किसका ज़्यादा होता है, तो हाई कोर्ट का होता है, याद रखना है। हैबियस कॉर्पस में बता दिए कि यू में हैव द बॉडी, यानी प्रेजेंट करना है अपने बॉडी को। मांडुमस क्या होता है, तो बी कमांड, यानी कि हम निर्देशित देते हैं टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी वाई लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ पे पब्लिक ड्यूटी करने के लिए बाध्य करता है कौन, आदेश देता है, ऊपर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देता है, निर्देश करता है लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को, और पब्लिक किसी भी अथॉरिटी को दे सकता है। यानी कोई भी पब्लिक अथॉरिटी में आता है कि जैसे कि सरकार के अंतर्गत काम कर रहे अधिकारी, जैसे IAS IPS कोई भी हो सकता है। सर्टियोररी में क्या होता है, टू बी सर्टिफाई करना है कि टू क्वेस्ट द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इन्फीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और कोसाई जुडिशियल अथॉरिटी। यानी कोई भी ट्रिब्यूनल या कोसाई जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा कोई भी निर्णय दिया गया हो, उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उसे है जो खत्म किया जा सकता है, ये सर्टियोररी रेट जारी करके। प्रोहिबिशन में क्या होता है, प्रोहिबिट करना, टू प्रोहिबिट एन इन्फीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन ए पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई। यानी कि वैसे कार्यक्षेत्र जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अलावा या हाई कोर्ट के अलावा छोटे छोटे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, उसके कार्य क्षेत्र में वैसे कार्य नहीं है जिसको वो कर रहा है, तो उसको रोक सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, किसके, प्रोहिबिशन रेट जारी करके। क्यो वारंटो क्या होता है, तो व्हाट इज योर अथॉरिटी, यानी कि किस अथॉरिटी से आप इस पद को हासिल किए हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। कि टू रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट इंटाइटल्ड, यानी कि आपको किस अधिकार से किसी पद पे आप बैठे हुए आपको सूचना प्रदान करना है, रिटन नोटिस देना है आपको। ठीक है, उसके लिए रीट जारी किया जाता है क्यो वारंटो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा आपके फंडामेंटल राइट को सुनिश्चित करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1953 में भारत सरकार के द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के निम्न सदस्यों में कौन शामिल थे, तो कौन शामिल थे, इसमें देख सकते हैं कि इसमें जस्टिस फजल अली, यही चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन, जस्टिस फजल अली, उसके बाद KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये तीनों ये सदस्य थे, जबकि तेज बहादुर सप्रू इसके सदस्य नहीं थे, याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जानते हैं कि 1953 में भारत सरकार ने देश की राज्य सीमाओं की समीक्षा करने के लिए और उन्हें पुनर्गठित करने के तरीके सुझाने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना करता है। आयोग के सदस्य कौन होते हैं, तो अध्यक्षता कौन करते हैं, फजल अली, और इसमें सदस्य होते हैं पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू होते हैं। इसकी सिफारिश क्या होती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का संगठन करना। आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसको ध्यान रखना है कि कब रिपोर्ट दिया, तो 1955 में रिपोर्ट दिया। जैसा कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसा सरकारी कमीशन 1983 में अपना ये कमीशन को बनाया गया था सेंटर स्टेट रिलेशन को समझने के लिए, उसके बाद 1987 में इसने रिपोर्ट प्रकाशित किया। यही क्वेश्चन BPSC PT में पूछा गया कि कब इसने रिपोर्ट अपना दिया था, तो 1987। वैसा ही याद रखना है कि 1955 में ये रिपोर्ट दिया। उसमें सरकार ने मामूली बदलावों के साथ सिफारिशों को स्वीकार भी किया था। नवंबर 1956 में संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिसमें देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। राज्य के पुनर्गठन से भाषा के आधार पर कई नए राज्यों का निर्माण हुआ, जिसमें से शामिल है जैसे कि आंध्र प्रदेश का सबसे पहला राज्य बना था 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, यानी सबसे ओल्डेस्ट पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली हो जाएगा। अरावली कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। रॉकी और अल्पेशियन कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ पे, ये नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, और यूराल की बात करते हैं तो ये का, तो ये रशिया, यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है, अलग अलग करता है। यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूरोप और एशिया के बीच में है कौन, ये यूराल माउंटेन्स है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि अरावली क्या है, तो भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, और जिसे राजस्थान में आडावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आडावाला पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। किसका, गोंडवाना लैंड का। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में ये डिवाइड करती है। और इसकी उत्पत्ति कब होती है, प्री कैम्ब्रियन एज में होता है, जो लगभग 45,000 लाख वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो सिरोही जिले में स्थित है गुरु शिखर।
जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 1722, कहीं कहीं 1725 मीटर देखी जाती है, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों में आसपास के क्षेत्रों में क्या है तो भील जनजाति पाई जाती है। तो जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है तो भील की है। उसके बाद क्या है, गोंड है, उसके बाद संथाल है। तो याद रखना है भील, फिर गोंड, उसके बाद क्या है तो संथाल है। और संथाल जनजाति से ही बिलोंग करती है कौन, तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसका आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अरावली ये माउंटेन है, और ये कहाँ से है, ये गुजरात से, कहाँ, न्यू दिल्ली के रायसीना हिल्स, जो राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन है, कहाँ से ये फैलता है तो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और नई दिल्ली, 4 स्टेट में ये फैला हुआ है। कौन सा, ये अरावली माउंटेन है। और ये न्यू दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन बना है वो कहाँ पे है, कौन से पर्वत पे, तो ये अरावली माउंटेन जहाँ पे अंत होती है, कहाँ पे, रायसीना हिल्स याद रखना है। ठीक है। तो अरावली की उत्पत्ति कब होती है तो प्री कैम्ब्रियन एज में होता है, 65 करोड़ वर्ष पहले आर्कियन हलचल में प्राचीन वलित पर्वत के रूप में होती है, यानी कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन के रूप में होती है। जबकि यंग फोल्ड माउंटेन आपसे पूछ दे कि उसका एग्जाम्पल कौन है, तो यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल क्या है, यानी कि नवीन मुड़दार पर्वत का एग्जाम्पल क्या है तो हिमालय है। नवीन मुड़दार पर्वत का एग्जाम्पल क्या है तो हिमालय है। ठीक है। और यही यंग क्या है तो यंग फोल्ड माउंटेन, क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन क्या है तो ये आर्कियन है, ये अरावली है। अपर्दन और अपक्षय यानी कि इरोजन इसमें देखा जाता है कि बहुत सारा इसके जो ऊपर की चोटियां होती है वो ज़्यादा हवा और धूल या उस तरह से पानी पड़ती है, बरसात होती है, जिस कारण से ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी चोटी है जो ढहने की स्थिति में बन गई है, जिस कारण से इसे क्या बोलते हैं, रेलिक्ट माउंटेन भी बोलते हैं या रेसिड्यू माउंटेन भी बोलते हैं, रेलिक्ट या रेसिड्यू। ठीक है। यानी कि इसका ऊपर का जो चोटी है जो ढह गया है। ठीक है। अवशेष माउंटेन भी कहते हैं। अपर्दन और अपक्षय के कारण पर्वत वर्तमान में यह क्या है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, क्या है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अपलेशियन पर्वत याद रखना है कहाँ पे है तो यह है जो अमेरिका में है। और अपलेशियन पर्वत भी क्या है तो उस तरह से एक ढहता हुआ रेलिक्ट माउंटेन है, यानी कि अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पश्चिमी भारत के दक्षिणी पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो जानते हैं कि इस तरह के क्षेत्र में कहाँ पे, इधर वेस्टर्न घाट में कहाँ पे तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ये क्या मिलती है तो काली मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी देखने को मिलती है, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल, जो किसके लिए तो कॉटन यानी कपास की खेती के लिए ज़्यादा ये फायदेमंद होती है, जिससे स्वतः जुती हुई खेती कहा जाता है किसको, काली मिट्टी को। ठीक है। ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्वत और वन इस तरह से लोकेशन है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है तो जलोढ़ मिट्टी इधर ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्रों में देखा जाता है जो गंगा तराई बेल्ट के आसपास है। ठीक है। और इसमें ज़्यादातर खेती की जाती है किसकी, धान की, जूट की या फिर ये गेहूं की खेती की जाती है। जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल भूभाग का करीब कितना 40% हिस्सा जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, किसके स्टेटमेंट सेम दिया गया था। अभी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था 64 पोस्ट मेंस का, उसमें यह स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत के कुल भूभाग का करीब कितना % हिस्सा जलोढ़ मिट्टी से ढका होता है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। काली मिट्टी की बात करते हैं तो भारत में काली मिट्टी का क्षेत्रफल दूसरे नंबर पर आता है जलोढ़ मिट्टी के बाद, और इसे क्या बोलते हैं, अलुवियल सॉइल बोलते हैं। क्या, अलुवियल सॉइल ही है, अलुवियल सॉइल है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्रफल दूसरे नंबर पे आता है। यह मिट्टी ज़्यादातर कहाँ पे, महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। और काली मिट्टी में लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहे की मात्रा किसमें ज़्यादा होती है तो आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है ये काली मिट्टी में, जिस कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी पीटी में पूछा गया है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा किसमें कम होती है तो ये किसमें, काली मिट्टी में इसकी मात्रा कम होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की, यानी एन और पी इसमें कम होता है, कम देखने को मिलता है, डिक्रीज रहता है। काली मिट्टी में कपास, चावल, मसूर, चना और खेसारी की अच्छी फसल उपजाई जाती है। लाली मिट्टी की बात करते हैं तो लाल मिट्टी कहाँ मिलती है तो ये लाल मिट्टी वाले इलाकों में बाजरा और दालें उगाई जाती है। तो लाल मिट्टी का यहाँ पे देख सकते हैं, लाल और पीली मिट्टी ये कहाँ तो इस क्षेत्र में है जो दिया गया है, देख सकते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है लाल मिट्टी। लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से मूंगफली और काजू की खेती की जाती है। लेटराइट सॉइल कहाँ पे है तो ये कहीं कहीं क्षेत्रों में, जैसे इधर कर्नाटक के क्षेत्रों में ये होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें क्या तो मूंगफली और काजू ज़्यादा, काजू का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ मिलता है तो ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, कर्नाटक।
ठीक है। कर्नाटक में कॉफ़ी भी सबसे ज़्यादा होता है, कर्नाटक में कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसको भी ध्यान रखना है। पीट मिट्टी की बात करते हैं तो पीट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ है और ह्यूमस की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है और यह मिट्टी काले रंग की होती है और दोमट होती है और मिट्टी बिहार, उत्तराखंड, बंगाल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में ये पाई जाती है। दलदली मिट्टी की बात करते हैं तो सुंदरबन, मैंग्रोव, दलदली मिट्टी से भरे हुए कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मानसून प्रत्यावर्तन यानी कि रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून की बात की जा रही है। रिट्रीटिंग मानसून ये कब होता है? तो ये अक्टूबर नवंबर के आसपास होता है, जिस कारण से क्या होता है कि ये बारिश होता है, जिस कारण से क्या होता है कि जिस रिट्रीटिंग मानसून इस तरह से आता है और ये कहाँ पे बारिश कराता है? तो तमिलनाडु के क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश देखने को इसमें मिलती है और कुछ है जो ऊपर बारिश यहाँ पे इस साइड देखने को मिलता है अक्टूबर नवंबर के क्षेत्रों में। जानते हैं कि तमिलनाडु में ज़्यादा से ज़्यादा जो साइक्लोन्स या बाढ़ देखने की स्थिति बनती है, कब बनती है? तो ये अक्टूबर नवंबर के मंथ में बनता है। कहाँ पे? ये तमिलनाडु के इस क्षेत्र में बनता है। ठीक है, और तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून जो आता है, ये साउथ वेस्ट मानसून आता है, यहाँ पे इस बारिश ये नहीं कराता है क्योंकि ये शैडो जोन होता है, पैरेलली होता है, जिस कारण से हवा यहाँ पे बारिश कराने में सफल नहीं हो पाती है, जिस कारण से ये क्या होता है? वेस्टर्न घाट पे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है और इस क्षेत्र से आगे बढ़ के यहाँ पे बारिश होती है, जबकि ये तमिलनाडु के क्षेत्रों में बारिश देखने को नहीं मिलती है। और यहीं पे मंगलुरु क्षेत्र है, यहाँ पे क्या कर्नाटक में मंगलुरु क्षेत्र है, यहाँ पे भी बारिश देखने को नहीं मिलती है। क्या होता है? शैडो जोन होता है। क्या शैडो जोन होता है? साउथ वेस्ट मानसून का। लेकिन जब ये रिट्रीटिंग मानसून आता है तो तमिलनाडु के क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो कह रहा है कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो इसमें क्या होता है? इसमें कह रहा है कि बिहार में मानसून समाप्त हो चुका होता है और आर्द्रता और ओस पड़ने से वातावरण का तापमान घटने लगता है। तो जानते ही क्या होता है? यहाँ पे बिहार अगर ये लोकेटेड है बिहार, तो इसका ये उत्तर साइड से क्या होता है? साइबेरियन क्षेत्र से, हिमालय से ये हवा बहने लगती है, थोड़ा थोड़ा ठंडी हवा देखने को मिलती है। ठीक है, इस समय बिहार के मैदानी भाग में ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का बहना शुरू हो जाता है, यानी ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का बहना शुरू होता है और ये हवाएं तापमान में कमी के साथ ये ड्राइनेस यानी शुष्कता बढ़ाना स्टार्ट कर देती है और शीत ऋतु के आगमन की पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है इस समय, यानी कि ठंडी मौसम आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही दिया गया है। यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। किसका भाग है? तो यह गोंडवाना लैंड का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार जो जानते हैं। और इस तरह के जो पठार है यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से एक प्रायद्वीपीय पठार बनता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू बनता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसका ये बसाल्ट चट्टान देखने को मिलता है, जो वहाँ पे कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का इसमें क्षेत्र बहुलता से पाई जाती है। यह आर्कियन युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है, तो यह आंसर गलत हो जाएगा। और यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य भी दिखाई देते हैं, तो यह स्टेटमेंट सही है, यानी कि 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तो दक्षिण पठारी खंड मुख्य रूप से किसका बना होता है? ग्रेनाइट और नीच से बना होता है। और दक्कन लावा पठार एक ऊंचा पठार है जिसमें क्षैतिज रूप से व्यवस्थित लावा की चादरें यहाँ पे व्यवस्थित की गई है। नर्मदा और ताप्ती नदियों का गर्त बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में है। तो जानते हैं कि बिंद और सतपुड़ा के बीच में हो सकता है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते कि बिंद और सतपुड़ा के बीच में, बिंद और सतपुड़ा यानी कि ये बिंद है और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो ये नर्मदा बहती है। लेकिन सतपुड़ा के जस्ट नीचे क्या बहती है? तो ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी बहती है कहाँ? तो सतपुड़ा के जस्ट नीचे बहती है। और ये किस तरह से? ये रिफ्ट वैली में बहती है, यानी कि ये गर्त अवस्था में बहती है, यानी कि इस तरह से खोली इस तरह से बहती है, इन्हें बीचों बीच बहती है। ठीक है, यह पठार पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से लेकर पूर्व में छोटा नागपुर पठार तक ये फैला हुआ है। और प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। कौन सा? तो प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा का निर्माण उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ ये करती है, तो याद रखना है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग यानी कि जो मेन प्लेन एरिया है दक्षिण भारत का, वो कहाँ पे है? ये। और ये सबसे स्थिर है, याद रखना है, सबसे स्टेबल है, सबसे स्टेबल पोर्शन है, यानी कि सबसे स्थिर है। यहाँ पे ज़्यादा आपको भूकंप देखने को नहीं मिलते होंगे। ठीक है, यह पठार 1000 से 2000 फीट ऊंचा है और अनेक नदी घाटियों एवं पहाड़ियों में ये विभाजित की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सातवाहन शासकों के बारे में पूछा गया है, इसके संदर्भ में कौन सा सही कथन है? तो उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला सही है कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद दोनों को ये प्रमोट कराया था। कौन? तो ये सातवाहन। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को भी बढ़ावा दिया था। ये भी स्टेटमेंट सही है। और उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था। कौन? सातवाहन वंश। ऑप्शन तीनों यहाँ पे सही दिया गया है।
सातवाहन वंश के बारे में और भी कुछ जानते हैं कि एक प्राचीन भारतीय राजवंश था जिसने लगभग 450 वर्षों तक दक्कन के क्षेत्रों पर यह शासन करता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन पुराणों का कहना है कि इसके प्रथम शासक ने कण्व वंश को पराजित किया, और कण्व वंश के जो शासक कौन थे, इसका संस्थापक थे वासुदेव। सातवाहन राजवंश ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक ईस्वी तक के ये प्रारंभ तक ये शासन करता है, और इसकी कई राजधानियाँ होती जैसे कि प्रतिष्ठान जिसको पैठन भी बोलते हैं, और अमरावती जिसे धरनी कोटा कहते हैं। ठीक है, इसकी इलाका क्या होता है, तो सातवाहन राजवंश ने वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों पर शासन करता है, और विभिन्न समय पर गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर भी ये शासन करता है। सिक्का ढलाई की बात करते हैं तो सातवाहन सिक्के सीसा, तांबे और प्रोटीन से सीसा, तांबे और प्रोटीन से बने होते हैं। क्या प्रोटीन से बने होते हैं, और इनमें प्रायः एक धनुषाकार पहाड़ी का प्रतीक अंकित होता है जिसे चैत्य प्रतीक भी कहा जाता था। सातवाहन राजवंश का पश्चिम के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था तथा यूरोप से भारत तक माल समुद्र के रास्ते ये भेजा जाता था। कला वास्तुकला की बात करते हैं तो सातवाहन राजवंश ने कई चैत्य और विहार बनवाए थे। यानी चैत्य का मतलब क्या होता है, जहाँ से ये पूजा करते, जहाँ बौद्धिस्ट यानी जो बौद्ध मठ में पुजारी होते हैं वो क्या किसका पूजा कहाँ पे पूजा करते हैं, तो चैत्य में, और विहार कहाँ होते हैं जहाँ पे वो सब निवास करते हैं, जिनसे उस समय की कला और वास्तुकला की भी जानकारी मिलती है। आपको एक फैक्ट और भी याद रखना है, सबसे पहले ब्राह्मणों को दान करने की, जो भूमि दान करने की प्रथा स्टार्ट किया था किसने, तो ये सातवाहन वंश ने ही स्टार्ट किया था। सबसे पहली बार भूमि दान करने की प्रथा, सबसे पहली बार भूमि दान किया था किसने, सातवाहनों ने ही किया था। ठीक है, इसको याद रखना है। और इसके कारण क्या हुआ कि ब्राह्मणों को जब दान दिया जाने लगा तो फ्यूडल लॉर्ड्स, यानी कि उस तरह से फ्यूडल लॉर्ड्स बढ़ते गए, और गुप्त साम्राज्य तक आते आते इतने फ्यूडल लॉर्ड्स बढ़ गए कि उसका गुप्त काल का जो एक पतन माना जाता है किसके कारण, फ्यूडल लॉर्ड्स के कारण ही माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका सातवाहन वंश हो जाएगा। किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्यकटक है, धान्यकटक इसका प्राचीन नाम है, तो इसका जानते हैं कि ये अमरावती का नाम है। अमरावती कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो मुख्य रूप से ये अशोक के समय कराया गया था। ठीक है, अशोक के समय स्तूपा इस तरह से बनाए जाते थे जिसमें ये अंडाकार क्षेत्र बनाया जाता था, अंडाकार, और उसमें क्या होता था, पहले ये कच्ची ईंटों का बनाया जाता था, लेकिन बाद में इसके जैसे कि सातवाहन आए तो सातवाहन के कुछ राजा ने क्या किया, इसमें ये जो रेलिंग्स है वो ब्रिक का बना हुआ था, इसको ये क्या वो शुरुआत में ये लकड़ी का बना था, शुरुआत में लकड़ी का बना था, फिर इसको क्या किया गया था, ये पत्थरों का ये बनाया गया था, फिर से पत्थरों का ये रिपेयर कराया गया था। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि इसमें जो गौतम बुद्ध के जो मेन रिलिक्स होते थे, शरीर का अवशेष होता था, उन्हें इनमें इसमें अंदर रखा जाता था। ठीक है, और ये अंडाकार होता था, और इसे हर्मिका बोलते हैं। इसको प्रदक्षिणा पथ होते हैं, यानी कि चारों तरफ इसके घूम करके ये क्या, तो ये ट्रेवल करते हैं। ठीक है, वेदिका हो गया, यहाँ पे तोरण है, यानी जिसे गेटवे बोलता है, क्या बोलते हैं, गेटवे बोला जाता है, तोरण को गेटवे। और इस गेटवे पे क्या होता है, गेटवे पे जो गौतम बुद्ध के जातक कहानी में उनके 560 से अधिक अवतारों को दिखाया जाता है, यहीं पे तोरण में उकीर्ण किया गया है उनके बारे में। ठीक है, इसको याद रखना है। और अमरावती के स्तूप से यह भी दिखा गया है कि ये हाथियों को कंट्रोल कर रहे हैं, हाथियों को नियंत्रित कर रहे हैं, कौन, हाथियों को नियंत्रित करते हुए दिखाया गया है, हाथियों को नियंत्रित करते हुए बुद्ध को दिखाया गया है। ठीक है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे। ठीक है, याद रखना है। भरूत स्तूप की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, तो ये दोनों है कहाँ पे, एमपी में, मध्य प्रदेश में है, भरूत में। ठीक है, भरूत कहाँ, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में है, याद रखना है। और भरूत का स्तूप किसने बनाया था, दोनों को बनाया गया अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और सारनाथ का स्तूप किसको बोलते हैं, धम्मिक स्तूप बोलते हैं, क्या, धम्मिक स्तूप। और धान्यकट क्या बोलते हैं, धान्यकटक किसको बोलते हैं, अमरावती के स्तूप को बोलते हैं। ठीक है, तो धम्मक स्तूप यहाँ पे याद रखना है, धम्मक। ठीक है, धम्मक स्तूप है कहाँ पे, सारनाथ में है। सारनाथ में इस तरह के स्ट्रक्चर आप गए होंगे वहां पे तो देखे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो इसमें है जो टोटल 24 बार कृषि का उल्लेख किया गया। ये है जो पूरी तरह से डीप में दिया गया है, उसको यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ऋग्वेद में जानते हैं कि टोटल प्रमुख 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। और वेद त्रयी में शामिल कौन होते हैं, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होते, लेकिन ऊपर के 3 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये क्या होते हैं, वेद त्रयी में शामिल होते हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल है, जिसमें 1028 सूक्त दिए गए, सूत्र दिए गए हैं, और 1000
580 ऋचाएँ हैं यानी मंत्र दिया गया है। इन मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं और कुछ मंडल बड़े भी दिखाए गए हैं। ऋग्वेद है विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो वर्तमान समय में उपलब्ध है। ऋग्वेद के कई सूतों में विभिन्न वैदिक देवताओं की भी स्तुति करने वाले मंत्र दिया गया है। जबकि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूत हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की भी मंत्रों की भी प्रधानता देखी गई है। ऋग्वेद में टोटल 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। इस वेद में सूर्य, उषा और अदिति जैसी देवियों का भी वर्णन किया गया है। इसमें अग्नि को अशीर्षा, अपाद, घृतमुख, घृतपृष्ठ, घृतलोम, अचिरलोम तथा वव्रलोम भी कहा गया है। इसमें इंद्र को सर्वमान तथा इसमें अधिक शक्तिशाली देवता किसको माना गया है? इंद्र को माना गया है। और उसके इंद्र के स्तुति में कितना, तो लगभग 250 मंत्र यानी ऋचा का इसमें प्रयोग किया गया है, उनके बारे में लिखा गया है। ऋग्वेद के एक मंडल में केवल एक ही देवता की स्तुति में श्लोक है, वह क्या है? तो सोम देवता है। सोम देवता जिनका वर्णन कौन सा मंडल में है? तो 9वां मंडल में है, 9वां मंडल में है। ठीक है। इस वेद में बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और एकात्मवाद का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के नासदीय युग सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का भी वर्णन किया गया है। इस वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सिंधव यानी प्राचीन के आसपास पंजाब के आसपास जो 5 सिंधव नदी थे उसका प्रयोग किया गया है। इनमें कुछ अनारे जैसे कि पिसाकास, सिमिया आदि के नामों का भी उल्लेख किया गया जो अनारे थे। इसमें अनार्यों के लिए अव्रत यानी कि व्रतों का पालन न करने वाला उसको कहा गया। मृदबाच यानी स्पष्ट अस्पष्ट वाणी बोलने वाला। अनास यानी चपटी नाक वाले इसको कहा गया। किसको? अनार्य को कहा गया। इसको ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट ये पूछ दे कि अनास किसको कहा गया। अनास किसको कहा गया? तो ऋग्वेद में किसको कहा गया? तो ये अनार्यों के लिए प्रयुक्त शब्द किया गया है जो चपटी नाक वाले होते हैं। ठीक है, इसका आगे भी देख लेते हैं। कह रहा है इस वेद में लगभग कितना, तो 24 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु है। और सर्वाधिक पवित्र नदी की बात करते हैं तो सरस्वती को माना गया है तथा सरस्वती का उल्लेख भी कई बार किया गया है। इसमें गंगा का प्रयोग मात्र एक बार किया गया है, इसको ध्यान रखना है। और यमुना का प्रयोग कितनी बार? तो 3 बार इसमें किया गया है। ऋग्वेद में राजा का पद क्या होता था? तो वंशानुगत होता था, यानी कि एक उसका बेटा भी राजा बनता जाता था। ऋग्वेद में सूत, रथकार और कर्मार नामों का उल्लेख भी हुआ है जो राज्याभिषेक के समय पर उपस्थित रहते थे। इन सभी की संख्या राजा को मिलाकर कितनी थी? तो टोटल ये 12 थी। ऋग्वेद में वाय शब्द का प्रयोग जुलाहा तथा तत्तर शब्द का प्रयोग किसका? करघा के रूप में किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है? तो सोम मंडल का प्रशंसा किया गया, सोमरस की प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है। पुरुष सूक्त में क्या होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया है। अस्तो मां सदगम्य वाक्य कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। सूर्य सवित्री को संबंधित गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया और कौन सा मंडल में है? तो ये 3री मंडल में है। और इसको लिखा किसने है? तो विश्वामित्र ने लिखा है। ठीक है। और इस वेद में गाय के लिए प्रयोग किया गया है अघन्य शब्द प्रयोग किया गया है, यानी कि इसको मारा नहीं जा सकता है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक या आजीवन अविवाहित रहती। इस कन्या को क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है, अमाजू। इस वेद में हिरण्य पिंड का वर्णन किया गया है। इस वेद में तक्षण अथवा त्वष्ट्रा का वर्णन किया गया है। अश्विन का वर्णन भी ऋग्वेद में कई बार हुआ है। अश्विन को नासत्ती यानी अश्विनी कुमार भी कहा गया है। ठीक है। इस वेद के 7वें मंडल में सुदास और 10 राजाओं के बीच हुए युद्ध का वर्णन भी किया गया है, जो कि परुशनी, जिसका प्राचीन नाम क्या था? रावी का ही प्राचीन नाम क्या है? तो परुशनी है। रावी अभी वर्तमान में किसके? तो लाहौर का, ये लाहौर शहर रावी नदी किनारे ही अभी है। इस युद्ध में सुदास की विजय होती है, सुदास की। ऋग्वेद में कई ग्रामों के समूह को क्या कहा गया है? कई ग्रामों के समूह को विष कहा गया है, विष। और अनेक विषों के समूह को इसको जन कहा गया है, जन। ऋग्वेद में जन का उल्लेख कितनी बार? तो 275 बार किया गया है। ठीक है। और विष का प्रयोग 170 बार किया गया है। कितना? 170 बार किया गया है। एक बड़े प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में केवल 1 बार हुआ है, यानी जनपद का प्रयोग कितनी बार? तो ऋग्वेद में केवल 1 बार किया गया है। जनों के प्रधान को राजन या राजा कहा जाता था। आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उन्हें ऋग्वेद में पंचजनाः कहा गया। ये थे पुरु, यदु, अनु, तुवर्सु तथा द्रह्यु था। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। पूछा जाता है कि विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। इसका ऋग्वेद में कितनी बार? तो 122 बार इसमें उल्लेख किया गया है। और समिति का कितना? तो 9 बार। और सभा का 8 बार है जो उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख आपको देख ले, यहाँ पे 24 बार किया गया है। कितना? तो 24 टाइम्स किया गया है। ऋग्वेद में कपड़े के लिए वस्त्र, वास तथा वसन शब्दों का उल्लेख भी किया गया है। इस वेद में भीषक को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है, चिकित्सक। भीषक कौन होते थे? तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि भीषक कौन होते थे ऋग्वेद में? तो ये देवताओं का चिकित्सक होते थे। इस वेद में केवल हिमालय पर्वत तथा इसकी एक चोटी मुजबंत का भी उल्लेख किया गया है।
इस पाठ को 10 मंडलों में बांटा गया है जो कि अलग अलग समय में लिखे गए हैं और अलग अलग लंबाई के हैं, यानी छोटे हैं कुछ बड़े हैं। मंडल संख्या 2 से लेकर 7, यानी 2 से 7 क्या है, 2 से 7 ऋग्वेद के सबसे पुराने और सूक्ष्मतम मंडल है, यानी कि सबसे छोटे मंडल है। जबकि और यह मंडल कुल पाठ का कितना है, तो 38%, मात्र 38% है, ध्यान रखना है। जबकि 1, 8 और 9 ये क्या है, 1, 8, 9, 10 क्या है, तो ये है जो बड़े मंडल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था, कौन सा न्यायालय ये कार्य कर रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा हो जाएगा। जबकि 400 गांवों का जो मुखिया होता था, 400 गांवों का मुखिया क्या कहलाता था, द्रोणमुख कहलाता था। 400 गांवों का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता, द्रोणमुख कहलाता था, द्रोणमुख। मौर्य प्रशासन एक अत्यधिक केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था। यहाँ पे सेंट्रलाइज था, उसमें राजा होता था, राजा के अधीन ही सारे कार्य करते थे। हालांकि यह सरकार का एक राजशाही रूप था जिस पर कौटिल्य ने जोर दिया। वह शाही निरपेक्षता के खिलाफ खड़ा था। उन्होंने इस विचार की वकालत की कि राजा को मंत्रिपरिषद की सहायता से प्रशासन चलाना चाहिए। किसने कहा था, कौटिल्य ने दिया था। इस प्रकार राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद नामक मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति की गई थी और परिषद में पुरोहित, महामंत्री, सेनापति और युवराज भी शामिल थे। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को तीर्थ के रूप में जाना जाता था, यानी कि जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे उन्हें क्या कहता था, तो तीर्थ कहा जाता था। अमात्य क्या होते थे, तो अमात्य होते थे सिविल सेवक होते थे, यानी कि क्या होते थे, सिविल सर्वेंट होते थे, जिन्हें दिन प्रतिदिन के प्रशासन को बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया था। राजुक क्या होते थे, राजुक अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों का एक वर्ग था जो लोगों को पुरस्कृत करने और दंडित करने के लिए जिम्मेदार था। कौन, राजुक। धर्म के प्रसार की निगरानी के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी, यानी कि यदि आप देखे होंगे कलिंग के अभिलेख पे ये धम्म महामात्रों की भी नियुक्ति की बात की गई है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ, तो पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा किया जाता। कितने, तो 6, और इसमें टोटल किसमें, सब में 5-5 सदस्य होते थे, यानी 6 गुना 5 बराबर 30 सदस्य मिलकर के ये प्रशासन चलाते थे। राज्य के 2 दर्जन विभागों को राजधानी शहर के पास सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए रखा गया था। मौर्य प्रशासन में विदेशी शत्रुओं और अधिकारियों पर नजर रखने के लिए जासूसों की भी है जो बहाली की जाती थी। ठीक है, इसका आंसर क्या, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय यानी वाटर एक्सचेंज, क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का यदि आदान प्रदान होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, इसमें क्या होता है, एक ही समय में उसमें क्या होता है कि एक ही समय में खरीदार भी होता है और एक ही समय बेचने वाला भी, दोनों मौजूद होता है और दोनों मिलते हैं एक जगह और कहीं कहीं ये दोनों मिल करके आपस में ही वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो फाहियान इसका आंसर हो जाएगा। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आता है। भारत आता है कब, 399 एडी के आसपास आता है। 399 एडी में भारत आता है। ठीक है, 3 वर्ष पाटलिपुत्र में तथा 2 वर्ष तक्षशिला में रहा। इन्होंने फूक्योकी की रचना की। फाहियान विनय पिटक की प्रमाणिक प्रति प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आया था। फाहियान कुमार जीव का शिष्य था। किसका जीव था, शिष्य था, तो ये कुमार जीव का ये शिष्य था। ठीक है, याद रखना है। फाहियान का गुरु कौन था, कुमार जीव था, जिसने चीन में महायान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। चीन में किसका, महायान बौद्ध का प्रचार प्रसार किया था। महायान बौद्ध 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था कहाँ पे, कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। वहीं पे कनिष्क के समय ये महायान बौद्ध धर्म है जो हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों को बतलाया है। ठीक है, 1 कौड़ी 2 कौड़ी इस तरह से व्यापार किया जाता था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वह 399 ईस्वी से लेकर कब 412 ईस्वी तक भारत में रहा। यहाँ रहकर फाहियान ने बहुत सी पुस्तकों की चीनी भाषा में अनुवाद भी किया था। जानते हैं कि ह्वेंसा के बारे में बात करते हैं तो ये कब से, तो 606 से 647 तक शासन करता है कौन, हर्षवर्धन। और उसी के समय में ये ह्वेंसांग आता है कब, 629 से लेकर 644-45 तक ये रहता है। कहाँ पे, तो ये ह्वेंसा के समय में यहाँ पे इंडिया में मौजूद रहता है। और उसी समय क्या करता है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन करने जाता है। तो ये चारों जो तीर्थयात्री है ये कहाँ के हैं, वो चीनी तीर्थयात्री हैं, चारों हैं चीनी तीर्थयात्री। जिसमें क्या है, तो फाहियान है, ह्वेंसांग है, हित्सिंग है, संयुगल है। लेकिन सबसे पहले यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे पहला विदेश यात्री जो भारत में आया था वो कौन था, तो सबसे पहले आने वाला विदेश यात्री था कौन, सबसे पहला विदेशी यात्री भारत में आया था, राजदूत के रूप में आया था कौन, तो ये मेगास्थनीज आया था। हो सकता है आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बस बदल के पूछ दे। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का
संधि विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन सा? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि संधि विग्रहिक कौन है? तो महासंधि विग्रहिक युद्ध और शांति यानी संधि का अधिकारी होता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? वीरसेन हो जाएगा, वीरसेन हो जाएगा। ठीक है, इसके और भी गुप्त काल के प्रमुख अधिकारी देख लेते हैं। कुमार अमात्य क्या था? तो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी यानी कि सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था। उसके बाद महादंड नायक था, न्यायाधीश था। महासंधि विग्रहिक युद्ध और शांति का अधिकारी था। महाबला अधिकृत क्या था? तो ये सेनापति था। सेनापति को क्या कहते थे? तो महाबला अधिकृत कहते थे। और महाअक्षपटलिक कहा जाता था किसको? जो लेखा यानी अकाउंट्स विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रतिहार की बात करते हैं तो राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र का ये रक्षक होता था यानी बॉडीगार्ड होता था, जो राजमहल के अंदर ये बॉडीगार्ड करता था। यानी कि आप देखते हो कि जहाँ पे राजा निवास करता है उसके आगे उसके कमरे के बाहर भी जो कुछ गार्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रतिहार बोलते हैं। महाप्रतिहार क्या होता था? संपूर्ण राजमहल का रक्षक होता है, यानी कि जब राजमहल के गेट पे ही मौजूद होता था क्या? तो ये महाप्रतिहार। भाट क्या होता था? भाट ये पुलिस अधिकारी होता था, भाट। पुस्तपाल क्या होता? राजकीय दस्तावेजों का ये रक्षक करता था, पुस्तपाल। जबकि सार्थवाह क्या होता था? व्यापारियों के निगम का ये अधिकारी होता था। ठीक है, सार्थवाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हरिसेन की बात करते हैं तो हरिसेन कौन था? तो समुद्रगुप्त के समय ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना करता है। कहाँ पे? इलाहाबाद। प्रयाग, जो प्रयाग प्रशस्ति होता है उसकी रचना कौन करता है? हरिसेन करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में करता है। और जो वो किस शैली में लिखा गया था? वो चंपू शैली में लिखा गया था, इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति। गुप्त काल में महाबल अधिकृत अधिकारी को किस विभाग से संबंधित था? तो ये क्या था? तो ये सेना का सेनापति होता था। सेना का सेनापति, यहाँ पे देख सकते हैं महाबल अधिकृत के बारे में पूछा गया है। तो ये क्या होता था? सेनापति और महासंधि विग्रहिक युद्ध और शांति का अधिकारी होता था। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न आपको कीवर्ड्स के रूप में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। और भी देख लेते हैं कि प्रथम कुलिक किसको कहा जाता था? तो प्रधान शिल्पी और शिल्प संघ का जो मुखिया होता था उसे प्रथम कुलिक कहा गया। और प्रथम कायस्थ कहा गया प्रधान लिपिक यानी क्लर्क को। भंडागारा अधिकृत कहा गया राजकोष अधिकारी को, राजकोष अधिकारी। दंड पासिक कहा गया पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा गया? दंड पासिक कहा गया। जबकि विनय स्थिति स्थापक किसे कहा गया? धर्म संबंधी मामलों का प्रधान, शिक्षा अधिकारी और लोगों के नैतिक आचरण पर दृष्टि रखने वाले अधिकारी को कहा गया विनय स्थिति स्थापक। महापिलपति कहा गया किसको? गज सेना का प्रधान को महापिलपति कहा गया। और रण भंडागरी कहा गया किसको? सेना में रसद सामग्री की व्यवस्था करने वाले अधिकारी। चाट, ये साधारण सैनिक थे, चाट। भट्ट अश्वपति क्या थे? तो ये घुड़सवार सेना का प्रधान अधिकारी भट्ट अश्वपति कहलाया। नगर श्रेष्ठी, ये नगर का प्रधान अधिकारी होता था, नगर श्रेष्ठी। इसको ध्यान रखना है। ऐसे कीवर्ड्स हो सकता है एग्जाम में आपसे एक दो पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। मुख्यतः क्या पूछा जाता है कि मौर्य और ये गुप्तकालीन जो अधिकारी होते थे उसी के नाम कीवर्ड्स पूछे जाते हैं कि कौन से किस पद से अधिकारी थे। ठीक है, अब मिलान करना है कि कौन से ये विद्रोही नेता थे 1857 की क्रांति के। तो जानते हैं कि 1857 की क्रांति कब से स्टार्ट होती है? तो मेरठ से स्टार्ट होती है। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय ये कहाँ से ये लड़ते हैं? तो ये दिल्ली से। कहाँ से? ये दिल्ली से। और किसके साथ? तो भगत खान के साथ। भगत खान इसके सैन्य नेतृत्व प्रदान करते हैं। बर्जिस कादिर और कौन? तो बर्जिस कादिर और बेगम हजरत महल कहाँ से? ये लखनऊ से करते हैं। बर्जिस कादिर और बेगम हजरत महल कहाँ? लखनऊ से। कुंवर सिंह कहाँ? जगदीशपुर आरा से। और लियाकत अली कहाँ? तो ये इलाहाबाद का ये नेतृत्व प्रदान करते हैं 1857 की क्रांति में। ठीक है, तो इसको मिलान कर लेते हैं। तो ए पहला ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे, और 3 1 4 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और यहाँ पे प्रमुख विद्रोही नेता और उसको दबाने वाला कौन था उसको भी देख लेते हैं। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, और उसके बखत खान के नेतृत्व में किया गया। 11 मई 1857 को यहाँ पे स्टार्ट होता है। जानते हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ से बहुत सारे सैनिकों के द्वारा इस तरह से 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाया जाता है। और वहाँ पे दिल्ली में 11 मई 1857 को ये स्टार्ट होता है और इसको दमन कौन करता है? तो निकलसन और हडसन के द्वारा इसे समाप्ति की जाती है दिल्ली में। कानपुर की बात करते हैं तो नाना साहब और तोत्या टोपे के द्वारा सैन्य नेतृत्व प्रदान किया जाता है। कहाँ पे? कानपुर में। 5 जून 1857 को स्टार्ट होता है और इसको दमन करता है कौन? कॉलिन कैंपबेल करता है, कॉलिन कैंपबेल। जबकि लखनऊ में बेगम हजरत महल और उसके बेटे बर्जिस कादिर के द्वारा वहाँ पे लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिया जाता है। और यह 4 जून 1857 को स्टार्ट होता है और इसको भी कैंपबेल के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों वहाँ पे
झांसी में कौन? रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर में तात्या टोपे। ये विद्रोह वहाँ पे विद्रोह के नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। और 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ और ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज के द्वारा इसको दमन किया गया। और जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा कि 1857 की क्रांति की एकमात्र जो मर्द थी कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर की बात करते हैं तो कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाई कहाँ पे? जगदीशपुर से लड़ रहे थे और 12 जून 1857 को इसका विद्रोह हुआ और विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। फैजाबाद की बात करते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला जून 1857 में इसका स्टार्ट करते हैं और कर्नल नील के द्वारा इसको समाप्त की जाती है। इलाहाबाद में लियाकत अली 6 जून 1857 को स्टार्ट होता है और कर्नल नील के द्वारा ही इसको समाप्त किया जाता है। बरेली में खान बहादुर खान जून 1857 में स्टार्ट होता है और विंसेंट आयर के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। फतेहपुर की बात करते हैं तो इसको अजीमुल्ला के द्वारा वहाँ पे नेतृत्व प्रदान किया जाता है, जबकि और ये 1857 में ही स्टार्ट होता है। जनरल रेनल्ड के द्वारा इसको दमन किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार यहाँ पे दिए रहा है, कौन सा नहीं थे? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार थे और कौन अकबर के समय थे। तो दोनों को याद रखना है, ठीक है। बिहार दरोगा में स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बीपीएससी पीटी में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बिशन दास, मंसूर और मनोहर ये सारे क्या हैं? तो ये जहांगीर के ही समय के चित्रकार रहे। जबकि बसावन किसके समय का? तो ये अकबर के समय का है, ठीक है। ये अकबर के समय का कौन? बसावन है, ठीक है। तो मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पे थी। उसने हेरात के आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आगरा में चित्रशाला की स्थापना किसने कराया था? तो किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था, ठीक है, ठीक है, याद रखना है। जबकि पेंटिंग का कारखाना किसने स्टार्ट किया था? अकबर के द्वारा पेंटिंग का कारखाना स्टार्ट किया गया था। जबकि एक चित्रशाला की स्थापना किसने किया था? तो हेरात के आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में कराया था। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने हस्तलिखित ग्रंथों के विषय वस्तु को चित्रकारी करने की पद्धति को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर छवि चित्रों, प्राकृतिक दृश्यों की पद्धति को ये अपनाया था। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों में कौन थे? फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर और अबुल हसन इसमें शामिल थे। फारूक बेग ने बीजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का भी चित्र बनाया था। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। याद रखना है कि जहांगीर के समय को ही कहा जाता है, तो ये चित्रकला का स्वर्णकाल यानी कि गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। मुगल शैली में मनुष्य को चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है, ऐसा उसमें क्वालिटी था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अकबर के द्वारा। तो अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो मीर सैयद अली, दसवंत, बशावन, ख्वाजा, अबुल समद, मुकुंद आदि थे। आईने अकबरी में किसके द्वारा लिखा है? आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। अबुल फजल, इसमें कुल टोटल 17 चित्रकारों का इसमें उल्लेख किया गया है। मुगल काल के चित्रों ने अकबर के शासनकाल में विकास में बड़े पैमाने का अनुभव किया। चूंकि अकबर महाकाव्यों, कथाओं में रुचि रखता था, इसलिए उसके काल के चित्र रामायण, महाभारत और फारसी महाकाव्य पर भी आधारित है। अकबर द्वारा शुरू की गई सबसे प्रारंभिक पेंटिंग परियोजनाओं में से तूतीनामा महत्वपूर्ण थी। यह 52 भागों में विभाजित किया गया था। दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र रजमनामा, याद रखना है किसने बनाया था? तो दसवंत ने बनाया था। क्या? रजमनामा नामक पांडुलिपि। दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र रजमनामा नामक पांडुलिपि में ये मिलता है। अबुल समद के राजदरबारी पुत्र मोहम्मद शरीफ ने रजमनामा के चित्रण कार्य का प्रवेशन किया था। इसकी 2 अन्य कृतियां जैसे खानदान तैमूरिया और तूतीनामा है। रजमनामा पांडुलिपि को मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी यानी कि वॉल पेंटिंग की शुरुआत की गई थी, इसको भी ध्यान रखना है। वैसे वॉल पेंटिंग का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है, जैसे कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका केव्स है, वहाँ पे भी वॉल पेंटिंग देखने को मिलता था। लेकिन अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकला की भी शुरुआत की जाती है, यह मुगल काल में। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार यानी कि मॉडर्न आर्टिलरी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये डिंडीगुल कर्नाटक में। कहाँ पे? डिंडीगुल कर्नाटक में किया गया था। जानते हैं कि डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कब 1755 में किसने किया था? तो हैदर अली ने किया था। और हैदर अली कौन था? टीपू सुल्तान का पिता था। और हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से, किसकी मदद से? तो फ्रांसीसियों की मदद से किया था इस शस्त्रागार की स्थापना। हैदर अली अपने सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे और मैसूर के शासकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। हैदर अली का जन्म का नाम क्या था? तो हैदर नाइक था। हैदर अली ने 1761 में मैसूर के वास्तविक राजा का दर्जा हासिल कर लिया था। कब? 1761 में। और हैदर अली ने अपने सैन्य और प्रशासनिक कौशल का इस्तेमाल करके अपनी सेना तैयार किया था।
हैदर अली ने अपने प्रभुत्व का विस्तार भी करना शुरू कर दिया था। जानते हैं कि 4 एंग्लो मैसूर बार होते हैं, तो पहला कब होता है, तो 1767 से 69 होता है, ठीक है। फिर 1780-82 में होता है, 82-84 के आसपास होता है, ठीक है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, फिर तीसरा 1790-92 में, और चौथा पे क्या होता है 1799 में होता है। इसी में चौथा एंग्लो मैसूर बार में क्या होता है, इसकी डेथ होती है टीपू सुल्तान की, और इस तरह से पूरे ये हैदर अली का ये जो उसका स्थापना किया गया साम्राज्य था वो खत्म हो जाता है। उसके बाद पुनः बाडियार वंश के राजकुमार को कठपुतली बनाकर वहाँ पे ब्लेजली ने, लॉर्ड ब्लेजली वहाँ पे सहायक संधि उससे कर लेता है और वहाँ पे कठपुतली शासक बना देता है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जेवीपी आयोग यानी जेवीपी यानी कह रहा है क्या क्या, तो इसमें निम्न में कौन शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था, तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं था, यानी कि जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से क्या है वल्लभ भाई पटेल, और पी से क्या है पट्टाभी सीतारमैया है। तो जेवीपी समिति का गठन कब होता है, दिसंबर 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे की जांच के लिए किया जाता है, और इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, और यह जेवीपी समिति के रूप में लोकप्रिय थी, याद रखना है। पोट्टी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक नए राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन किया, और ये भूख हड़ताल किया, जिस कारण से इनकी मृत्यु भी हो जाती है, और इस तरह से वहाँ पे आंदोलन काफ़ी तेज रूप से ले लेता है। प्रयासों के कारण भारत सरकार आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाने वाला पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर हुई, और ये कब बनाता है, 1953 में बनाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल से मई 1947 में हुआ, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध, यानी कि जानते हैं कि जापान किस तरह से बिलीव करता था अपने थ्योरी में, तो वो नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद का उस समय जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। 1939 से 45 तक वर्ल्ड वार 2 चला था, जिस कारण से वो जापान किसके साथ था, तो जापान और जर्मनी एक साथ था, और इटली भी साथ था। तो इटली के द्वारा फांसीवाद, जर्मनी के द्वारा नाजीवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम कौन हुए थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। और इसके विरोधी थे कौन, जवाहरलाल नेहरू, और गांधी जी भी इसके विरोधी थे। जबकि सुभाष चंद्र बोस किसका साथ दे रहे थे, तो जापानी सेना की तरफ से ये लड़ रहे थे, और ये भारत पे अटैक कर रहे थे, ब्रिटेन को सीधे भगाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन ये इम्फाल आते आते इनका है जो उस तरह से काफ़ी जापानियों ने इस दम तोड़ दिया, और आगे नहीं बढ़ पाए। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जानते हैं कि गांधी जी का मुख्य सिद्धांत है कि सत्य और अहिंसा। इसमें कह रहा है कि यदि सेकेंड वर्ल्ड वार में यदि हम अपना साथ देंगे, इंडिया का साथ देंगे, तो इसमें क्या होगा, तो अहिंसा का उल्लंघन होगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है, तो 1939 से 45 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था, ठीक है। देखिए, युद्ध और एक वार होता है, एक बैटल होता है। एक वार और बैटल में अंतर क्या होता है, तो वार क्या होता है, युद्ध होता है, तो वार क्या होता है कुछ दिनों के लिए होता है, यानी 1 या 2 दिन में ये, सॉरी बैटल क्या होता है 1 या 2 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन वार का मतलब क्या होता है, ये लंबे समय तक ये चलता है। जैसे कोल्ड वार हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, सेकंड वर्ल्ड वार हो गया, कई सालों तक ये चलता है। जबकि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर 1 या 2 दिन में ये समाप्त होने वाला है। इस युद्ध में 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट धुरी शक्तियां क्या होती है, इसमें जर्मनी, इटली और जापान होते हैं, यानी कि एक्सिस पावर होते हैं। जबकि इसमें मित्र राष्ट्र क्या होते हैं, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक इसमें चीन भी शामिल होते हैं। यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था, जो लगभग कितने साल का था, ये चला लगभग 6 साल तक चला था। यानी 1 सितंबर 1939 को जब पोलैंड पे आक्रमण करता है जर्मनी, उसके बाद ये आरंभ हो जाता है। इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए, और 50 मिलियन लोग, दुनिया की आबादी का लगभग 3% लोग इसमें युद्ध में मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के कई प्रमुख कारण थे। उनमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वर्साई की संधि को के जो कठोर शर्तें लगाई गई थी, किस पे, तो जर्मनी, या उस पे जो हारने वाले जर्मनी, इटली पे लगाए गए थे। आर्थिक मंदी आ गया था, कहाँ पे, जर्मनी में। तुष्टिकरण की नीति यानी सेटिस्फाई नहीं हुआ था जर्मनी, और जापान में सैन्यवाद का उदय हुआ। राष्ट्रसंघ की विफलता, और उसमें प्रमुख हिटलर का उदय भी माना जाता है। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया। जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, और उससे कंपेंसेशन के तौर पे, यानी युद्ध में जितने क्षति हुए उससे वसूला गया। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड भी लगाया गया, और उसके प्रमुख खनिज और औपनिवेशिक क्षेत्र को ले लिए गए, और उसे सीमित सेना रखने के लिए प्रतिबद्ध कर दिया गया। इस अपमानजनक संधि ने जर्मनी में राष्ट्रवाद के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया, और उसी के बाद हिटलर का उदय होता है उसी के समय, और हिटलर ने फिर अपनी सेना को मजबूत करता है, फिर क्या करता है, पोलैंड पे आक्रमण करता है।
राष्ट्रसंघ की विफलता भी एक प्रमुख कारण मानी जाती है कि इसकी स्थापना होती है 1919 में, लेकिन यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व शांति को बनाए रखने में ये कामयाब नहीं हो पाती है। यह संगठन विश्व के सभी देशों को अपना सदस्य बनाना चाहता था ताकि उनके बीच विवाद होने पर उस बल के बजाय बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस कारण से सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट निम्न में किस वाइसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानते हैं कि प्रथम वाइसराय था, प्रथम वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में हाईकोर्ट की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कलकत्ता हाईकोर्ट की कब होती है? 1 जुलाई 1862, 14 अगस्त 1862 को मुंबई हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना 26 जून 1862 को होती है। तो तीनों को याद रखना है कि 1862 में ये होती है। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत की गई थी। इस अधिनियम के तहत इन शहरों में मौजूद सर्वोच्च और सदर न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया था। और भी जानते हैं कि इसमें क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत का सचिव का भी पद इसमें शामिल किया गया था। भारत का सचिव भी बनाने का पद इसमें शामिल किया गया था। और इसमें टोटल इसको साथ देने के लिए 15 सदस्य जोड़े गए थे। इसका साथ देने के लिए 15 सदस्य इसके साथ रहते थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? तो जिस तरह से ये बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है, उसी तरह रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करता है, तो रॉबर्ट क्लाइव ये 1757 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, तो इस तरह से इसे कहा जाता है ब्रिटिश भारत का बाबर, ब्रिटिश भारत का बाबर, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कह रहा है इसका आंसर क्या हो जाए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये मोहम्मद रजा खान को। जानते हैं कि बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। और यह युद्ध अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने अंग्रेजों को बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी राइट्स मिल देता है कौन? ये बक्सर का युद्ध। यह हेक्टर मुनरो, जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया, जिसमें सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय आदि इसमें शामिल था। और उसमें बनारस का राजा भी इसमें शामिल था। बनारस का राजा कौन? बलवंत सिंह इसमें शामिल था। किसके साथ? तो ये मीर कासिम के साथ था। इस युद्ध में मीर कासिम की संयुक्त सेना की हार हो जाती है। और इलाहाबाद की संधि पर 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय यानी मुगल बादशाह के बीच में हस्ताक्षर किए गए और शाह आलम द्वितीय को 5 करोड़ रुपए जुर्माना है जो इसको अदा करना पड़ा। बक्सर का युद्ध फरमान और दस्तक के दुरुपयोग और अंग्रेजों की व्यापार विस्तारवादी आकांक्षा का भी ये परिणाम था कि बहुत सारे अंग्रेजों ने क्या करा था, जो उसको दस्तक दिया गया था यानी कि जिसको परमिट दिया गया था उसका ये दुरुपयोग कर रहे थे। अब बक्सर के युद्ध के बीच प्लासी की लड़ाई के बाद से देखे जा सकते हैं, यानी कि जब इसका जो बीज बोया गया था प्लासी की लड़ाई के बाद ही बक्सर के युद्ध की बीज बो दी गई थी, जब ये मीर कासिम को कठपुतली नवाब बनाया गया था बंगाल का। बक्सर के युद्ध में मुगल सेना में कितने 40,000 सैनिक थे, जबकि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो की सेना में कितने, तो लगभग 10,000 सैनिक थे, लेकिन इन्होंने हरा दिया था। मीर कासिम की हार के साथ ही नवाबों का शासन भी बंगाल में समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा है, स्फेरिकल मिरर को किसी द्रव में यानी लिक्विड में दबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जानते ही पावर बराबर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस को मापते हैं किसमें, तो इसको डायोप्टर में मानते हैं। किसको? डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर में मापते हैं, ध्यान रखना है। और पावर ऑफ लेंस क्या होता है? P बराबर 1/f होता है, यानी कि फोकल लेंथ, यानी कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि P किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? फोकल लेंथ का। यानी कि यदि फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा? घटेगा। यदि पावर ऑफ लेंस बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटेगा। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब एक लेंस को जल में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो बढ़ जाती है। इसको ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश सघन, यहाँ पे लेंस की बात की जा रही है, लेकिन यदि दर्पण में कह रहा है कि गोलीय दर्पण को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलती है। ध्यान रखना है कि लेंस और दर्पण में ध्यान रखना है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दर्पण की फोकस दूरी उस बाहरी माध्यम पर निर्भर नहीं करती है जिसमें इसे रखा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी केवल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर ही निर्भर करती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब है कि फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, यानी कि वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2 होता है, इसका हाफ होता है। ठीक है, कह रहा है ऐसा इसलिए होता है कि जब एक लेंस को जल में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ये बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये सघन माध्यम क्या है, तो सघन माध्यम यहाँ पे क्या है, तो ये वाटर है यानी जल है, और ये क्या है विरल माध्यम, तो ये विरल माध्यम यानी रेरल मीडियम है क्या, तो ये एयर हो जाएगा। जब कह रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश होता है तो अभिलंब से दूर झुक जाता है, यानी अभिलंब से इस तरह से जब होता है, ये जानते हैं कि ये अभिलंब होता है, अभिलंब से क्या होता है, ये दूर झुक जाता है। चूंकि जल वायु से अधिक सघन माध्यम है, जल में प्रकाश का झुकना इसमें कम हो जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, जल में फोकल दूरी वायु में फोकल दूरी की तुलना में क्या हो जाएगी, अधिक हो गई, जिस कारण क्या होगा कि लेंस की जल में डुबाए जाने के कारण लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जब वही दर्पण को यदि पानी में डुबोते हैं तो उसमें कोई भी फोकस दूरी पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पे गोलीय दर्पण की बात की जा रही है। अतिचालक का लक्षण क्या है, यानी अतिचालक मतलब सुपर कंडक्टर की बात की जा रही है। इसमें शून्य पारगम्यता होती है। जो अतिचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध बहुत कम तापमान पर क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि जब टेम्परेचर 0 होता है तो उसमें प्रतिरोध बहुत ही कम होता है और बिजली आसानी से उसमें क्रॉस कर जाती है, जिस कारण से इसको कहा जाता है सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, और बिजली उनके माध्यम से तेजी से बहती है। जैसे कि पारा को 4.2 केल्विन के नीचे रखा जाए, शीशा को 7.25 के नीचे, अतिचालक की तरह ये काम करता है। के बराबर क्या होता है, तो के क्या है, तो ये केल्विन है। इसके कुछ लक्षण है कि जैसे अतिचालक पदार्थ का क्या होता है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है, 0 होता है, जिस कारण से प्रतिरोध जब कम हो जाएगा, जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अतिचालक पदार्थ पूर्ण विषम चुंबक के रूप में ये व्यवहार करता है। अतिचालक पदार्थ के अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, मेसनर इफेक्ट कहते हैं, मेसनर प्रभाव कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेसनर प्रभाव में क्या होता है, तो अतिचालक पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0 हो जाता है। अतिचालक पदार्थ का तापमान क्रांतिक तापमान यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जाने पर इसकी प्रतिरोधक तेजी से शून्य हो जाती है, जिस कारण से ज़्यादा से ज़्यादा बिजली तेजी से बहने स्टार्ट होते हैं। अतिचालक तार से बने बंद परिपथ में विद्युत धारा किसी विद्युत स्रोत के बिना भी सदा के लिए स्थिर रह सकती है। इसका उपयोग हम कई कामों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि अतिचालक चुंबक बनाने के लिए, कण त्वरकों में, ट्रांसमिशन लाइन में, विद्युत चुंबक बनाने में, रेडियो आवृत्ति कैविटी बनाने में, अतिचालक ट्रांजिस्टर, अतिचालक इलेक्ट्रॉन पुंज लेंस बनाने में, अतिचालक बेयरिंग बनाने में, बोलोमीटर बनाने में। बोलोमीटर पूछा गया है कि ये रेडिएशन यानी टेम्परेचर के बारे में ये मेजरमेंट करता है कि ये क्या करता है, बोलोमीटर पूछा गया है, क्वेश्चन है ये टेम्परेचर यानी तापमान, टेम्परेचर को ये मेजर करता है कि क्या, तो ये टेम्परेचर को मेजर करता है। बोलोमीटर क्या है, एक उपकरण है जिसमें ये इसको अतिचालकता का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। धुआं यानी डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, तो ये जानते हैं कि धुआं किस में होता है, तो गैस में ही छोटे छोटे ठोस जो होते हैं वो होते हैं क्या, तो ये धुआं होते हैं। धुआं क्या है, कोलाइडल विलयन का ये उदाहरण है। धुआं हवा में निलंबित यानी सस्पेंडेड धूल कणों का एक कोलाइडल घोल होता है। धुआं क्या होता है, एक ठोस एरोसोल प्रकार का एक कोलाइड होता है। कोलाइड छोटे कणों से बने विशेष घोल होते हैं जो काफ़ी समय तक ये निलंबन में रहते हैं, यानी कि हवा में ये घूमते रहते हैं, सस्पेंड रहते हैं। धुआं गैस, तरल पदार्थ और ठोस सभी का ये मिश्रण होता है क्या, तो धुआं, लेकिन ये मुख्य रूप से गैस में ठोस का ये दिखाया गया है विलयन का उदाहरण। धुआं तब निकलता है जब कोई पदार्थ दहन करता है या पायरोलिसिस के प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। जैसे आप देखते हो कोई चिमनी भट्टा होता है, चिमनी भट्टा से इस तरह से जो चिमनी भट्टा बनाया जाता है उसके ऊपर से क्या होता है, इस तरह से धुआं निकलता रहता है। तो ये क्या है, ये धुआं ही। इसके साथ साथ क्या होता है कि इसके धुआं के साथ साथ क्या होता है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी इसमें साथ साथ मौजूद रहता है। और जैसे देखते हो ये पेड़ों या पौधों पे जब गिरते हैं तो पत्तियों को एक नुकसान भी पहुंचाते हैं, फूलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है, यानी कि सिंगल यूनिसेलुलर जो ग्रीन शैवाल कौन के एल्गी है कौन, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेमाइडोमोनस इसका आंसर हो जाएगा। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय हरित शैवाल के उदाहरण है। क्लोरेला क्या होता है, एक त्रिकोणीय आकार का एक कोशिकीय हरा शैवाल है। इसका व्यास 2 से 10 माइक्रोन के होता है और इसमें फ्लैगला नहीं होता है। फ्लैगला के द्वारा ही ये मूवमेंट किया करता है। जैसे कि इस तरह से अमीबा है, उसमें एक फ्लैगला होता है, इस तरह से है तो इसमें कभी कभी 2 फ्लैगला होता है, तो इसी के द्वारा ये मूवमेंट करता है। इसके क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इसके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और बी हरे प्रकाश संश्लेषक वर्णक के रूप में कार्य करते हैं और
क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोमोनस क्या होता है, एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषक हरा शैवाल है। यह वॉल्वेसिन शैवाल से निकटता से संबंधित है, जो 50,000 कोशिकाओं तक की कॉलोनियों में बहुकोशिकता व्यक्त करता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका ये क्या है, तो एल्गी है, क्या है, एक शैवाल है। और साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया, ग्रीन साइनोबैक्टीरिया, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल किसको बोला जाता है, इसको ध्यान रखना है। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को कहा जाता है, जिसे साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, यानी कि उभयचर क्या होता है कि स्थल पे भी रह रहा है और पानी में भी मौजूद है, जैसे कि मेढक, देखते होंगे मेढक कभी समुद्र पानी में भी रहता है और जमीन पे भी आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जैसे कि हॉर्नवर्ट्स, लाइवर्ट्स और मॉसेज, इस तरह से क्या है, ये कभी कभी ये जमीन पे भी रहते हैं और कभी कभी ये पानी में मिलते हैं। पौधों के साम्राज्य में ब्रायोफाइट्स को उभयचर के रूप में जाना जाता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ब्रायोफाइट एक गैर संवहनीय पौधा है जो हरा होता है और बीज रहित होता है, याद रखना, बीज रहित होता है, और काई, लिवरवर्ट्स या हॉर्नवर्ट्स परिवार से संबंधित होता है। ब्रायोफाइट्स स्थलीय पौधों में सबसे सरल होता है, सबसे सरल यानी कि इस तरह से बहुत ही हल्का होता है। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम उत्तक की कमी होती है, इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है। जाइलम का क्या है कि काम क्या है, तो जल को ऊपर पहुंचाना, और फ्लोएम का काम क्या है, तो इसमें फल को पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाना। उनमें असली जड़, तना और पत्तियों का भी अभाव होता है। तो ये सब कुछ फीचर्स है, उसको ध्यान रखना है कि ये ब्रायोफाइटा से पूछे जा सकते हैं कि क्या होता है, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं, इसमें बीज नहीं होते हैं, ये हरा होते हैं, स्थलीय पौधों में सबसे सरल होते हैं, असली जड़, तना और पत्तियां का भी इसमें अभाव देखने को मिलता है। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे मिट्टी में रहते हैं, और लेकिन यौन प्रजनन के लिए कहाँ जाते हैं, तो ये पानी में जाते हैं। पानी किसकी आवश्यकता होती है, यौन प्रजनन के लिए, यानी रिप्रोडक्शन के लिए। वे नम, आर्द्र और छायादार वातावरण भी पसंद करते हैं। खुली चट्टानों, मिट्टी पर वे पौधे के उत्तराधिकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि आप जानते हैं कि इस तरह से जो चट्टान हो गया, चट्टान पे छोटे छोटे हरे हरे इस तरह से आपको देखते होंगे, यही क्या है, वो मॉसेज है। ठीक है, और यही क्या है, ये मॉसेज है, जो ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अमरवेल हो जाएगा। आप देखेंगे कई पेड़ों पे क्या होता है, इस तरह से अमरवेल के छत्ते लटकाए जाते हैं, वो अपने आप पनप जाता है पौधे, उस तरह से क्या होता है कि इससे वो पोषक तत्व प्रदान करते हैं, पोषक तत्व खींचते हैं और उसका नुकसान भी पहुंचाते हैं। अमरवेल क्या है, परजीवी पौधा यानी कि पैरासाइट प्लांट है। चूंकि अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को संश्लेषित नहीं कर पाता है, लेकिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, जिस कारण से पौधों से ये भोजन है जो ग्रहण करता है, या जिस पौधे पर चढ़ता है उसी से रेडीमेड खाना ये प्राप्त कर लेता है, और जिस पौधे पर ये चढ़ता है उसे परपोषी कहा जाता है, माने इसे परपोषी कहा जाता है। चूंकि यह मेजबान को, जो होस्ट प्लांट है, उसको मूल्यवान पोषक तत्वों से वंचित करता है, इसलिए इसे परजीवी कहा जाता है। यह पीले और नलीदार संरचना में एक पेड़ के तने और शाखाओं के चारों ओर ये जुड़ा रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका, ये इस तरह से ये जुड़ा रहता है, यह पीले और नलीदार संरचना में रहते हैं। अन्य परजीवी पौधे जैसे है कि रेफ्लेसिया हो गया, रेफ्लेसिया का फूल होता है जो सबसे बड़ा फूल विश्व में होता है, रेफ्लेसिया का जानते हैं। विस्कम, न्यूट्रिसिया, फ्लोरविंडा, ये सब सारे क्या एग्जाम्पल है, पैरासाइट प्लांट है। ठीक है, परजीवी पौधे मेजबान पौधे को ये नुकसान भी पहुंचाते हैं। हो सकता है आपसे सिंगल स्टेटमेंट पूछ दे कि क्या अमरवेल या जो परजीवी पौधे होते हैं, क्या मेजबान पौधे यानी कि जो होस्टिंग प्लांट है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, यानी तो उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उससे ये पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसमें आंसर हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी पीटी में, गुड़हल और सरसों। यहाँ पे गुड़हल का फूल देखे होंगे इस तरह से होता है, उड़हुल या गुड़हल इसे बोलते हैं, या फिर ये सरसों है जो मस्टर्ड का, इसमें जो फ्लावर है ये आप देखे होंगे। कह रहा है एक लिंगी फूल क्या होता है, यूनिसेलुलर फूल क्या होता है, वे फूल जिनमें केवल नर को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, या मादा जिसको स्त्री केसर कहते हैं, जनन अंग इसमें शामिल होते हैं, ये एक लिंगी फूल कहलाते हैं। इन्हें अधूरा फूल भी कहा जाता है, क्या अधूरा फूल, यानी सूडो प्लांट, सूडो फ्लावर भी कहा जाता है। जनन के लिए वे पर परागन से गुजरते हैं, जैसे पपीता, सफ़ेद सहतूत, मक्का और तरबूज इसका एग्जाम्पल है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि तरबूज किसका एग्जाम्पल है, तो तरबूज एक लिंगी फूल का एग्जाम्पल है। इसी में सफ़ेद सहतूत, पपीता, मक्का और तरबूज, इसको याद रखना है। उभयलिंगी फूल की बात करते हैं तो जिन फूलों में नर और मादा दोनों जनन अंग होते हैं उन्हें पूर्ण या उभयलिंगी फूल भी कहते हैं, और वे स्वयं को
परागित करेंगे, यानी कि खुद ही ये अपने आप में ही रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि ट्यूलिप हो गया, सूरजमुखी, गुड़हल, सरसों और लिली हो गया। लिली तो जानते हैं कि फ्रांस का नेशनल फूल क्या है, नेशनल फ्लावर क्या है, तो यही लिली है, सफ़ेद लिली। ठीक है, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। यकृत यानी कि लीवर में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? यूरिया का फुल ये फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? तो ये ऑर्निथियन चक्र द्वारा होता है, इसे बोलते हैं, या फिर इसे यूरिया चक्र भी कहते हैं। यकृत में यूरिया का संश्लेषण ऑर्निथियन चक्र या यूरिया चक्र के नामक प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में 3 अमीनो एसिड ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और ऑर्जिनिन भाग लेते हैं। यूरिया चक्र की खोज किसने किया था? 1932 में हैंस क्रेब्स और कट हेंसेलिट ने किया था। यूरिया चक्र में अमोनिया का फार्मूला क्या है? NH3 होता है, इसको यूरिया में बदला जाता है। यूरिया अमोनिया से कम विषाक्त होता है, यानी कम पॉइजनस होता है। यूरिया चक्र में कई तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। इनमें से पहली 2 प्रतिक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और बाकी प्रतिक्रियाएं कहाँ पे? तो कोशिका द्रव्य में देखने को मिलती है, यानी साइटोप्लाज्म में। यूरिया चक्र को एन एसिटाइल CO, इसका फार्मूला आप देख सकते हैं कि NH2CO NH2 होता है। इसका फार्मूला आपको बस याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरिया चक्र के लिए जरूरी सभी एंजाइम सिर्फ कहाँ पे होती है? तो ये यकृत में मौजूद होती है, लीवर में मौजूद होती है। यूरिया रक्त प्रवाह के जरिए गुर्दे और आंत में पहुंचता है। गुर्दे में इसे फिल्टर किया जाता है और मूत्र में बदलकर बाहर निकलता है। तो जानते हैं कि 95% मूत्र में क्या होता है? जल होता है और 2% यूरिया होता है। 2% यूरिया होता है। कितना मूत्र में? 2% यूरिया होता है, 2% यूरिया। ठीक है, और 95% क्या होता है? जल होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आंत में बैक्टीरिया यूरिरोज की वजह से यूरिया का कुछ हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में ये बदल जाता है। तो आंसर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका ऑर्निथिन चक्र याद रखना है। मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया यानी कि इम्यून सिस्टम डेवलप करता है? इम्यून सिस्टम कौन करता है? तो ये किसके प्रदर्शन में शामिल? इम्यून सिस्टम कौन ये करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थाइमस, तिल्ली और लसिका पर्व, जिसे बोलते हैं स्प्लीन, इसको बोलते हैं स्प्लीन। ये इसमें मस्तिष्क है जो इसका रोल नहीं है, किसमें? प्रतिरक्षी अनुक्रिया को शामिल करने में, इसका मैंने उसको ऑर्गेनाइज करने में इसका शामिल ये नहीं है मस्तिष्क। थाइमस ग्रंथि क्या होता है? तो छाती में फेफड़ों के बीच में होता है और यह श्वेत रक्त कोशिका यानी व्हाइट ब्लड सेल जिसको कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स, उसका निर्माण करती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है और संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करती है। थाइमस ग्रंथि छाती में फेफड़ों के बीच और उरोस्थी या उरोस्थी के पीछे होती है और हृदय के ठीक सामने और ये ऊपर होती है और ये प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लसिका पर्व या लिम्फ नोड जिसे बोलते हैं, ये भी प्रतिरक्षा प्रणाली का ही हिस्सा होता है और ये शरीर में हमारे कह रहा है कि कई हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे कि कांख और पेट। लसिका पर्व लिम्फ वाहिकाओं के साथ जुड़े होते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि लिम्फेटिक ऊतक के छोटे बीन के आकार के ये द्रव्यमान के होते हैं। कौन? लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स को संग्रहित करते हैं और लिम्फ से बैक्टीरिया, अपशिष्ट और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ये फिल्टर करते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो खासकर सर्दी या फ्लू जैसी बीमारियों से लसिका पर्व अक्सर ये फूल जाता है। और लसिका पर्व बहिर्जात और अंतर्जात उत्तेजनाओं के लिए भी प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में अहम भूमिका निभाता है। लसिका पर्व लिम्फेटिक्स की एक प्रणाली के द्वारा जुड़ा होता है, जबकि तिल्ली के बारे में जानते हैं कि स्प्लीन क्या होता है। तिल्ली के कई फायदेमंद काम होते हैं। तिल्ली शरीर के रोग प्रतिरोधक प्रणाली का भी हिस्सा है और संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करता है। स्प्लीन तिल्ली रक्त को फिल्टर करती है और इसमें मौजूद सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और वायरस को ये नष्ट करती है। तिल्ली पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को ये हटा देती है। तिल्ली श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी लिम्फोसाइट्स बनाती है। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाती है जो बैक्टीरिया और वायरस को मारती है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करती है। तिल्ली रक्त को संग्रहित करती है और शरीर की ज़रूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल भी करती है। तिल्ली शरीर में विषाक्त पदार्थ को भी नष्ट करती है। हालांकि यदि तिल्ली का आकार ये छोटा सा ऐसा ही होता है, ठीक है, लेकिन यदि कभी फूल जाता है, इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विषाक्त यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा? स्टमक के द्वारा। लेकिन ये हाई अमाउंट में यदि आप कोई भोजन लेते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन होता है तो क्या होता है, ये इसको स्प्लीन को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाने के कारण ये थोड़ा सा इसका अमाउंट ये साइज है जो बढ़ जाता है। यही बढ़ने के कारण क्या होता है कि आपके पेट में जलन महसूस होती है या फिर पेट आपका फूलने की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तिल्ली पेट में बाईं तरफ होती है। कहाँ? बाईं तरफ होती है और ये पसली पिंजरे के ठीक ऊपर स्थित होती है। एक छोटा और मुट्ठी के आकार का होता है। क्या? एक छोटा और एक मुट्ठी के आकार का होता है और तिल्ली शरीर की सबसे बड़ी वाहिनीहीन ग्रंथि है, इसको भी ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा
यानी फैट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो इसका किसका? तो शरीर की उष्मा का क्षय होने से ही हमें बचाता है। जो शरीर के उष्मा का क्षय यानी कि जो त्वचा है, त्वचा के अंदर जो वसा जमा है, फैट जमा है, वो किसको बचाता है? तो शरीर की उष्मा का क्षय होने से बचाता है। तो शरीर में त्वचा के नीचे मौजूद वसा शरीर से उष्मा की क्षति को रोकने का काम करता है। वसा उत्तक यानी फैटी जो टिश्यू है वो क्या करता है? उष्मा के विरुद्ध इंसुलेटर यानी उष्मा को रोकता है। और यह उत्तक त्वचा के नीचे किडनी के आसपास और कई आंतरिक अंगों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? तो इसमें कहाँ पाया जाता है? तो ये जानते हैं कि दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और दाल के जो गांठ होता है जैसे कि उसमें पाया जाता है क्या? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अहम भूमिका निभाता है और नाइट्रोजन को रिलीज करता है कहाँ पे? इन्वायरमेंट में। और यदि आप लेगुमिनस प्लांट यानी दलहनी पौधों का खेती करते हैं तो आपका खेती क्या होता है? उर्वरा ज़्यादा हो जाता है यानी फर्टाइल ज़्यादा होता है। इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया बीपीएससी पीटी में कि दलिया में कौन सा क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, जबकि चावल और गेहूं में क्या? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन के कई प्रकार होते हैं और ये कई तरह से काम करते हैं, जैसे कि एंटीबॉडी के रूप में कार्य करते हैं यानी कि रोगों से लड़ने वाले प्रोटीन, जैसे कि बी कोशिकाएं, बीटा सेल रोग जनकों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी ये बनाती है। एंजाइम शरीर में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करती है यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन को भी ये एक्टिवेट करता है। हार्मोन की बात करते हैं तो रासायनिक संदेश वाहक यानी केमिकल मैसेंजर के रूप में भी ये कार्य करता है। ये शरीर के एक हिस्से से बनकर रक्त के जरिए दूसरे हिस्से में ये जाते रहता है। इसका कोशिकाओं और ऊतकों को ये सहारा प्रदान करते हैं और गति में भी ये मदद करते हैं। कौन? प्रोटीन। आयनों, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों को कोशिका झिल्ली के ये पार ले जाते हैं। ठीक है, नियामक प्रोटीन इसमें जीन को चालू या बंद करके कोशिकाओं प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन ये प्रोटीन रक्त में मौजूद होते हैं और शरीर के द्रव संतुलन को ये बनाए रखने में मदद करते हैं। कौन? एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। अल्फा कैरोटीन यह प्रोटीन त्वचा और उसके उपांगों की बाहरी परत को मजबूती प्रदान करता है। कौन? अल्फा कैरोटीन। मायोसिन की बात करते हैं तो यह प्रोटीन मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी जिम्मेदार है, काफी जिम्मेदार है। कौन? मायोसिन। निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकिक भार और आणविक भार समान है? तो इसका आंसर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। NaCl का तुल्यांकिक भार और अणुभार समान होता है। Na क्या जानते हैं कि सोडियम का तुल्यांकिक भार क्या होता है? तो 23 ग्राम होता है। ठीक है, मोलिकुलर वेट क्या होता है? 23 ग्राम होता है। और क्लोरीन का मोलिकुलर वेट क्या होता है? तो 35.5 ग्राम होता है। इसलिए NaCl का तुल्यांक का होगा Na के तुल्यांक भार यानी क्लोरीन के तुल्यांक भार के बराबर होगा, यानी 23 + 35.5 इसको लिख सकते हैं 58.5 ग्राम। समतुल्य भार की गणना करने के लिए अणुभार को संयोजकता से विभाजित करना है। ठीक है, आपको जानते हैं संयोजकता क्या होता है? 281 यानी सोडियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 281 में 1 हो जाएगा, उसका संयोजकता हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से ये जलती है, दीप्त होती है? तो किस कारण से? यह मंद ऑक्सीकरण के कारण, यानी कि धीमे धीमे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया इसमें होती है जिस कारण से व्हाइट फास्फोरस ये जलते रहता है। इसका गुण क्या है? तो सफ़ेद मोमी ठोस की तरह ये दिखने में पारभासी होता है। प्रकृति में क्या होता है? जहरीला होता है और कम स्थिर होता है और अधिक प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के आने से संपर्क में आने से क्या होता है? जल उठता है। ठीक है, पानी में ये नहीं घुलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड डाइसल्फाइड के साथ मिलाया जाता है तो यह घुल जाता है। एक हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाइट फास्फोरस को कैसे घुलाया जाता है? तो ये जब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिलाया है तो यह घुल जाता है और यह अंधेरे में चमकता है। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण धीमी चमक का उत्सर्जन करता है। यदि सफ़ेद फास्फोरस की मात्रा ऑक्सीकरण हो तो केवल धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। यही रेड फास्फोरस की बात करते हैं तो रेड फास्फोरस में क्या होता है? ये स्थिर होता है और कम जहरीला होता है या जहरीला न भी होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल लाल फास्फोरस कहाँ पे होता है? तो माचिस के तिलियाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? तो एक ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है कि जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। कौन? ये ब्रीडर रिएक्टर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रीडर रिएक्टर एक परमाणु रिएक्टर होता है। क्या होता है? एक परमाणु रिएक्टर होता है, एटॉमिक रिएक्टर होता है जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए खपत की तुलना में ज़्यादा विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। ब्रीडर रिएक्टर को इस तरह डिजाइन किया गया है इससे परमाणु ईंधन की आपूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम 238 और थोरियम 232 जैसे उपजाऊ पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब क्या है? ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है। इन पदार्थों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। ब्रीडर रिएक्टर में उपजाऊ पदार्थ को न्यूट्रॉन से बमबारी करके विखंडनीय पदार्थ में बदला जाता है। यानी कि जब इस पर बमबारी किया जाता है क्या होता है कि बहुत सारे ये जैसे यूरेनियम 238 से ये टूटते हुए चला जाता है।
जैसे कि यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में फिर बमबारी करके बदला जाता है। ब्रीडर रिएक्टर को एक बार चालू करने के बाद प्राकृतिक या घटिया यूरेनियम से ईंधन भरा जा सकता है। ब्रीडर रिएक्टर से विखंडनीय सामग्री के साथ साथ रेडियोधर्मी समस्थानिक भी बनते हैं। इनका इस्तेमाल धूम्रपान डिटेक्टर, इमेजिंग और चिकित्सा उपचार में भी किया जाता है। पहला प्रायोगिक ब्रीडर रिएक्टर EBR-1 साल 1951 में कहाँ पे बना था? तो अमेरिका में बना था ब्रीडर रिएक्टर। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में बायकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? KP मेनन हो जाएगा, KP के मेनन हो जाएगा। जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भी 1924 में कहाँ गए थे? बायकॉम सत्याग्रह में भाग लेने गए थे, केरल के आसपास। केरल में ये होता है। त्रावणकोर में, केरल के भाग है त्रावणकोर, उसमें कुछ सबसे कठोर, परिष्कृत और निर्दयी सामाजिक मानक एवं रीति रिवाज ऐसा होता है जिसमें सामंती, सन्यवादी और क्रूर सरकार की रियासत थी और उसमें मंदिरों में प्रवेश नहीं दी जाती थी, जैसे कि एझावा और पुलाय जैसे निचली जातियों को अपवित्र माना जाता था और उन्हें उच्च जातियों से दूर रखने के लिए विभिन्न नियम बनाए जाते थे। इनमें केवल मंदिर में प्रवेश पर ही नहीं बल्कि मंदिरों के आसपास की सड़कों पर भी चलने में इनको मनाही थी। नेतागणों का योगदान इसमें दिया गया कि वर्ष 1923 में माधवन ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की काकीनाडा बैठक में इस मुद्दे को एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद जनवरी 1924 में केरल प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा गठित कांग्रेस अस्पृश्यता समिति ने इसे आगे बढ़ाया। माधवन KP केशव मेनन जो केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के तत्कालीन सचिव थे और कांग्रेस नेता और शिक्षाविद के केलप्पन जिन्हें केरल के गांधी के नाम से जाना जाता है। केरल के गांधी कौन? के केलप्पन, याद रखना है, को बैकोम सत्याग्रह आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। और यह भी ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने भी बैकोम सत्याग्रह में भाग लेने गए थे, वहां पे शांति स्थापित करने के लिए गए थे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी कट हो जाएगा। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो इसका आंसर पेरुन-देवना हो जाएगा, पेरुन-देवना। ठीक है, महाभारत का पहला तमिल अनुवादक किसने किया था? मध्यकालीन तमिल कवि पेरुन-देवनार ने किया था। उन्हें 12 थम पाडिया पेरुन-देवनार के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने महाभारत को 12,000 छंदों वाली तमिल कृति जिसे नाम दिया गया भारत बेनवा के रूप में इसे अनुवादित किया गया था। महाभारत के अनुवाद से जुड़ी बातें कुछ है कि महाभारत के लिए फारसी में पहला अनुवाद किया गया था रजमनामा, जो जिसे कहा जाता है युद्ध की पुस्तक। इसे मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में बनवाया था, ट्रांसलेट कराया था। महाभारत का अंग्रेजी में पहला अनुवाद किसने कराया था? तो किसारी मोहन गांगुली ने किया था। अंग्रेजी में महाभारत का पहला अनुवाद कराया था। महाभारत को जय संहिता, भारत और महाभारत इन 3 नामों से जाना जाता है। इसका रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है महाभारत का रचयिता, और इसका लेखन किया था भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास से सुनकर किया था। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे कंबन की बात करते हैं तो कंबन रामायण लिखा गया था, जो तमिल रामायण था। तमिल रामायण जिसमें रावण को अधिक पूजा की जाती है, उसमें माना जाता है। तो इसको लिखा किसने है? तो कंबन ने इसकी रचना किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? और पेरुन देवना हो जाएगा आंसर। लेकिन कंबन रामायण की रचना किसने किया? तो कंबन ने किया था। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न से कौन थे? तो कुरल के लेखक कौन थे? तिरुवल्लुवर थे। तिरुवल्लुवर कौन थे? तो ये कुरल के लेखक थे। तिरुकुरल नामक तमिल सुभाषित ग्रंथ के रचयिता कौन? तिरुवल्लुवर का जन्म कलयुग की 30वीं अर्थात ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 30 BC के आसपास हुआ था। ठीक है, वे बुनकर का व्यवसाय करते थे, यानी कि वेविंग करते थे, जैसा कि वो कबीर करते थे। कुरल यानी तिरुकुरल में उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के जीवन का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में धर्म, अर्थ, काम इन तीनों पुरुषार्थों का प्रतिपादन किया गया है। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल कहा गया है। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल कहा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। आपसे डायरेक्ट हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ दे डायरेक्टली, तो याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र यानी कि इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, क्या? डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की जाती है? 1952 में इसकी स्थापना की जाती है। और ये CSIR के अंतर्गत इसको किया जाता है, लेकिन इसको
क्या, यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा इसको टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। यूनेस्को इसको टेक्निकल सपोर्ट करता है, इसको तकनीकी सुविधा प्रदान करता है। कौन? तकनीकी सुविधा कौन देता है? यूनेस्को करता है। इसको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि डर्वी शब्द निम्न में किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये घोड़दौड़ से जुड़ा हुआ है, यानी कि हॉर्स रेसिंग से ये जुड़ा हुआ है। डर्वी शब्द याद रखना है। ऐसे आपसे डायरेक्ट वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कीवर्ड्स। और भी जानते हैं कि शतरंज से कौन से, इसमें कौन कौन से प्रमुख शब्द है उसको देख लेते हैं। इसका प्रमुख शब्द क्या है? स्टेलमेट है। स्टेलमेट, कैस्टलिंग, यहाँ पे बिशप याद रखना है, गैम्बिट याद रखना है। ठीक है, चेकमेट, गैम्बिट, किंग, ग्रैंड मास्टर, क्वीन, पॉन, ठीक है, प्रमोटिंग, ये सब सारे शतरंज के मुख्य शब्द हैं, इसको ध्यान रखना है। ड्राफ्ट में हफ होता है। गोल्फ में क्या होता है? कई एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो इसमें बोगी याद रखना है, बोगी। ठीक है, इसमें बंकर याद रखना है, बंकर। ठीक है, इसमें फोरसम याद रखना है, फोरसम, फोर बॉल, डॉर्मी। ठीक है, ग्रिड होल्स याद रखना है। ठीक है, रफ भी पूछा जाता है, रफ। ठीक है, अब इसमें स्टिमिड भी याद रखना है, थ्रीसम, फोरसम, ये सब क्या है? थ्रीसम फोरसम किस में है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, टी पुट भी याद रखना है, टी पुट। फुटबॉल में क्या है? तो ब्लाइंड साइड, कॉर्नर किक, एडवांटेज क्लॉज, सेंटर फॉरवर्ड, डायरेक्ट फ्री किक, गोल किक, डेड बॉल, ड्रिवल, हैट्रिक, ऑफ साइड, गोल्डन गोल। ये ऑफ साइड क्या होता है? जब ये इस तरह से, जब फुटबॉल के खिलाड़ी इस तरह से, जब ये होता है चार, यहाँ पे जैसे 4 या 3 के इस तरह से सजाया जाता है जब फील्डर, तो वहाँ पे क्या होता है? गोल पोस्ट के आगे ये खड़ा होता है, इसके पीछे क्या होता है? गोलकीपर होता है, गोलकीपर के सामने ये खड़ा होता है। 3 या 4 के श्रेणी में होता है। तो 4, कभी कभी जो फुटबॉल खेला जाता है इंटरनेशनल या उस तरह से नेशनल में खेला जाता है, तो 4, 3 या 2 इस तरह से, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। और फिर इसमें कभी 4 होता है, 4, 4, 3 होता है, कभी कभी 4, 4, 2 का इस तरह से फॉरवर्ड करके बैठा के खेला जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही जो 4 ये फॉरवर्ड होता है, ये क्या होता है? ये फॉरवर्ड होता है। ये ऑफ साइड, यदि बॉल डायरेक्ट है, जो कोई भी खिलाड़ी इसके पार डायरेक्ट गिरा देता है या फिर इस तरह से इसको क्रॉस करके, बिना क्रॉस किए इसको पार करता है, इसको ऑफ साइड बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑफ साइड, गोल्डन गोल, मार्किंग, पेनल्टी किक, रेड कार्ड, पेनल्टी शूट आउट, स्ट्राइकर, ट्रिपिंग, थ्रो इन, सारे फुटबॉल से संबंधित है। जिम्नास्टिक से संबंधित क्या है? तो जाइंट्स, कोन ऑफ स्विंग, ए वॉर्स, टैरिफ, एरियल, फ्लेयर्स, ठीक है, टम्बल, ये सब वर्ड्स को याद रखना है। ठीक है, आगे हम और भी जैसे वो इस शब्द ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो और भी खेल को हम शामिल करते जाएंगे। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था? कोठारी कमीशन। तो जानते हैं कि जैसे हम लोग अभी जैसा पढ़ाई किए थे कि पहले 10th करते हैं, उसके बाद 11th 12th, उसके बाद क्या होता है? ग्रेजुएशन 3 साल का होता है। तो इस तरह से हमारा कोर्स डिजाइन किया था किसने? कोठारी कमीशन ने। और अभी 2020 में क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया जाता है, जिसमें क्या कोर्स डिजाइन किया गया है? 5+3+3+4 यानी 5, 3, 3, 4 का ये कोर्स डिजाइन किया जाता है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसी नीति है जो 21वीं सदी में भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए उसके दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। और इस नीति की घोषणा भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020, याद रखना है 29 जुलाई 2020 को की थी। इसका उद्देश्य है कि सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को एक ज्ञान समाज में बदलना है। और इसके कस्तूरी रंजन समिति आया था, इसी ने इसको रिकमेंड किया था, इसी ने इसको बनाया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका ध्यान रखना है। और के कस्तूरी रंजन क्या थे? तो इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, ये एक्स इसरो चेयरमैन थे। ठीक है, एनईपी 2020 की कुछ बातें हैं, जैसे कि यह नीति 5 स्तंभ पे आधारित है, जैसे कि पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही। लक्ष्य क्या है? तो इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करना और संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक कौशल विकसित करना है। पाठ्यक्रम की बात करते हैं, सिलेबस क्या होगा? तो नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को शामिल करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम को पुनः डिजाइन करने की सिफारिश की गई है। और इसमें वोकेशनल स्टडीज को भी इसमें शामिल किया गया है, यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज भी इसमें दिया जाता है। उपस्थिति देखते हैं, तो नीति का लक्ष्य है कि 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन यानी ग्रॉस इनरोलमेंट को 50% तक ये बढ़ा देगा। ठीक है, सामुदायिक भागीदारी, यह नीति शिक्षा को बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक प्रयासों में समुदाय और पूर्व छात्रों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मिलान करना है कौन सी नीति कब आई थी। तो राष्ट्रीय वन नीति की बात करते हैं तो ये 1980 में आता है, 1988 में आता है, इसको रिफॉर्म करके पहले 1980 में फिर 1988 में आता है। राष्ट्रीय विद्युत नीति की बात करते हैं तो ये 2005 में आता है। ठीक है, और
इसी में राष्ट्रीय विद्युत नीति में क्या होता है, 2015 में उदय स्कीम लाया जाता है। उदय स्कीम आता है, उदय स्कीम, यानी कि क्या उदय स्कीम लाया जाता है क्या, तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम, क्या आयुष्मान एश्योरेंस योजना है, ठीक है, एश्योरेंस योजना, ये कब आता है, 2015 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वैसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे बिजली की खपत ज़्यादा कंपनियों के द्वारा की जा रही थी और वहाँ पे काफ़ी नुकसान उसको हो रही थी। डिस्कॉम मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, वैसे डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, उसका देखभाल करते हैं, ठीक है। इसमें उदय स्कीम लाया गया था कब, 2015 में, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खनिज नीति की बात करते हैं, नेशनल मिनरल पॉलिसी की बात करते हैं, तो कब आता है, ये 2008 में आता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आता है, 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाया जाता है, कब, 2000 ईस्वी में, ठीक है। इसको मिलान करने के लिए देख सकते हैं, ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधार यानी न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम्स रिफॉर्म्स का अंग नहीं है, तो जानते हैं कि एलजीपी रिफॉर्म्स हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था। इसमें केंद्रीकरण की बात नहीं की गई थी, सेंट्रलाइजेशन मतलब हो गया कि सत्ता का केंद्रीकरण करना, ठीक है, तो इसमें शामिल नहीं था। एलपीजी का मतलब क्या है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो 1991 की भारत की नई आर्थिक नीति में फोकस के 3 मुख्य क्षेत्र थे। 1991 के आर्थिक संकट के बाद देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए एलपीजी सुधार पेश किया जाता है। और 1991 में प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, तो नरसिम्हा राव रहते हैं। और उसमें उस समय के मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कौन रहते हैं, तो ये रहते हैं मनमोहन सिंह रहते हैं, ठीक है, यानी वित्त मंत्री कौन होते हैं उस समय, तो ये मनमोहन सिंह। एलपीजी सुधार के बारे में बात करते हैं, तो इसमें उदारीकरण, इसमें सरकारी नियंत्रण और विनियमन को कम करना है और ऐसी नीतियां बनाना शामिल था जो आर्थिक गतिविधियों के लिए कम बाधा पहुंचाए। निजीकरण की बात करते हैं, तो इसमें राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को स्वामित्व निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना था, यानी प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना था। और इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को इसमें इसका सत्ता हस्तांतरण करके निजीकरण देना था, यानी कि इसका प्राइवेटाइजेशन करना था। भूमंडलीकरण की बात करते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसमें आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करना और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना इसमें शामिल था। एलपीजी सुधारों से भारत की अर्थव्यवस्था पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़े, जिसमें शामिल है कि आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो भारत की जीडीपी 1991 में 270 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ के 2020 में क्या हो गया, 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। और अभी वर्तमान में क्या है, तो 3.95 अभी क्या है, तो 2023-24 के आसपास ये अभी इतना प्रोजेक्टेड किया गया है। और 2024 में 4 ट्रिलियन डॉलर ये ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ये भारत अभी वर्तमान में क्या है, तो 5th यानी जीडीपी के मामले में 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये शामिल है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो एफडीआई प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 1991 में 97 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ के 2020-21 में 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ये पहुंच गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। औद्योगिक विकास और भी अभी हाल ही में मॉरिशस है जो सबसे ज़्यादा एफडीआई मॉरिशस से आता है भारत में। औद्योगिक विकास की बात करते हैं, तो इन सुधारों में आईटी, दूरसंचार और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास यानी कि सर्विस सेक्टर जो तीसरा सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर, उसका ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1991 में 0.5% से लेकर बढ़ के 2022 में लगभग कितना, तो 2% इसमें उसका भारत का हो गया। तो इसको भी ध्यान रखना है, कुछ फैक्ट्स को ध्यान रखना है, इसको हम करंट अफेयर में अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र क्या होता है, यानी कि जो सप्लाई कर्व होता है वो कैसा होता है। तो गिफिन वक्र क्या होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का दाम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है, उसा ही उसका डिमांड भी ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं गिफिन वस्तुएं वे उत्पाद होते हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर भी मांग में वृद्धि होती ही रहती है, वो रुकता नहीं है। यह मांग के नियम के विपरीत है, जिसके अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। जैसे ऐसा कभी सिंपल नॉर्मल मेथड क्या होता है कि कभी मांग ज़्यादा यदि बढ़ती है तो उसका कीमत घट जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मांग बढ़ेगा तो इसका सप्लाई बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका मांग भी बढ़ेगा वैसे कीमत भी बढ़ेगा। जैसे कि रोटी यानी ब्रेड की कीमतें बढ़ती है तो परिवार मांस जैसे अन्य पदार्थों को, अन्न जो भोज्य पदार्थ है उसको सेवन कम कर देंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड खरीद सकें। चावल जिसके घर में ज़्यादा से ज़्यादा चावल बनता है, डेली खाने का आदत है, तो चावल का प्राइस कितना भी बढ़ जाए वो अन्य सब्जियां या फिर अन्य वस्तुओं पे वो प्राइस कटौती करके अपना कंजम्पशन कम करके वो चावल खरीद
लेंगे। ठीक है। सार्वजनिक परिवहन की बात करते हैं तो यदि निवासी सार्वजनिक परिवहन पर बहुत अधिक निर्भर है तो किराया बढ़ने पर भी उन्हें इसका उपयोग करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे कोई उसको निकटतम विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। 1800 के दशक में देखते हैं कि आयरलैंड में आलू की कमी गिफेन उत्पादक की एक उदाहरण है, लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है कि जब आलू की कमी और कीमतें अधिक थी तो लोगों ने अधिक आलू नहीं खाए होंगे। इसका एक हालिया उदाहरण हार्वर्ड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट जेनसन और लोनर मिलन द्वारा चीन में किया गया एक अध्ययन है। अध्ययन में उन्होंने पाया कि हुनान में घरों में जहां चावल मुख्य भोजन है, गिफेन व्यवहार प्रदर्शित हुआ है। यहाँ पे गिनन ये क्वेश्चन भी पूछा गया किसके, ये गिफेन वस्तु के बारे में पूछा गया, कहाँ पे, बिहार दरोगा एग्जाम में भी पूछा गया है। ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? तो खाद्य आपूर्ति और क्या, इसका आंसर हो जाएगा खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा जनसंख्या वृद्धि होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होता है तो खाद्य आपूर्ति उसमें ज़्यादा डिमांड की जाती है। लेकिन क्या होता है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पे कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि तो ज्यामितीय गति से होता है, यानी कि 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, 32 हुआ। लेकिन हमारा जो जीवन निर्वाह के जो साधन है सम्मिलित, वो क्या है, सीमित है। यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो सीमित है, और वो वृद्धि कैसे कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 यानी अगणितीय विधि से ही कर रहे हैं, जिस कारण से जनसंख्या और संसाधन में क्या होगा, ये असंतुलन पैदा होता चल रहा आ रहा है। और इसको नियंत्रण करने के लिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा अकाल देखने को मिलती है, कभी भूखमरी, कभी महामारी या जूद ऐसे स्थिति बन जाती है। और निवारक इसका प्रतिबंध करने का क्या है, तो संयमित जीवन जीना है, कम देरी से, यानी कि विवाह नहीं करना या विवाह देरी से करने पर भी इसका थोड़ा सा इसमें संतुलन है जो हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे, जिस कारण से जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने सेट नंबर 16 का डिस्कशन कर लिया है। तो अगले सेट नंबर 17 का डिस्कशन जल्द ही लाएंगे, और आपको करंट अफेयर्स भी सेट नंबर 2 जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, दोनों वीडियो को साथ साथ देखते हुए चलना है, और इस पूरे सीरीज को कंप्लीट रूप से देखना है ताकि आपका सारा कंसेप्ट इसमें कंप्लीट हो जाए। इसमें सारे एनसीईआरटी के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, और यह देख सकते हैं कि सारे वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका पीडीएफ आपको अभी तक नहीं मिला है, लेकिन आपको जल्द से जल्द पीडीएफ देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल एडिटोरिया ज्वाइन करना है, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।